जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो अकेले नहीं करता है, वो पत्नी को जहर देता है, फिर दोनों बच्चों को जहर देगा और फिर मर जाता है। हम सब लोग अखबार पढ़ते हैं, अखबार बंद करके फिर चाय पीकर उठ जाते हैं, पर हम कभी उस पर चिंतन नहीं करते व्यक्ति आत्महत्या क्यों कर रहा है, हमारा क्या उद्देश्य है। समस्या शिवाजी महाराज को थी, संभाजी महाराज को थी, समस्या सिंधुताई सपकाट को थी, समस्या महात्मा गांधी को थी, पर किसी ने भी आत्महत्या नहीं किया। उन सब लोगों ने समस्याओं से लड़े और आगे बढ़े। हम कहते हैं स्ट्रेस है, पर स्ट्रेस की उपज कहाँ से, उसकी रूट कॉज क्या है, वो हम समझ नहीं पाते। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द स्ट्रेस, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द डिप्रेशन, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द एंग्जाइटी, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द मूड डिसऑर्डर। तो इलाज आपके दवा में नहीं है, उस चीज का इलाज हीलिंग में है। और वो जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी, उसे हम कहते हैं इमोशनल इलनेस, अगर इमोशनल इलनेस को ठीक कर दिया जाए तो मेंटल स्टेबिलिटी अपने आप आना शुरू हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य को कह सकते हैं इमोशनल अनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी। जैसे कि आप क्राउन चक्र गेट्स बैलेंस्ड ओनली व्हेन यू गेट लव विद द यूनिवर्स। आप उसे गॉड कहिए, उसे राम कहिए, उसे रहीम कहिए, उसे जीसस कहिए। मैं इसे कुदरत कहता हूँ, मैं इसे ऊर्जा कहता हूँ, मैं इसे यूनिवर्स कहता हूँ, मैं इसे कोई नाम दिया ही नहीं। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है कोच किरण पाटिल पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं प्रेरणा, परिवर्तन और जीवन के सच्चे अर्थ की। डॉक्टर सत्येंद्र शुक्ला जी, फाउंडर एंड डायरेक्टर लामा फेरा इंटरनेशनल और सुसाइड फ्री इंडिया मिशन के प्रणेता। आज हम जानेंगे कि कैसे एक प्राचीन हीलिंग पद्धति लामा फेरा आज के तनावपूर्ण जीवन में समाधान बन सकती है। डॉक्टर शुक्ला जी, आपका स्वागत है कोच किरण पाटिल पॉडकास्ट में। सबसे पहले आप आए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। तो डॉक्टर शुक्ला जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी आत्मिक यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत अगर कहा जाए तो मैं 2003 से शुरू कर सकता हूँ। मेरा बैकग्राउंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद से मैं पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने मैनेजमेंट किया मुंबई से। उसके बाद फिर नौकरी की ICICI बैंक, गरवारे पॉलिस्टर, जी टेलीफिल्म्स ग्रुप में भी था मैं। अच्छा। जब पूना में आया तो सन 2003 में आया, और यहाँ पे आने के बाद जैसा जीवन एक आम आदमी का चलता बिल्कुल उसी प्रकार ही चल रहा था। मेरा एक मित्र था जो डॉक्टर था, और वो मेरी पहली दोस्ती थी पूना में आने के बाद। और हर दिन हम लोग मिलते थे, साथ में खाना खाते थे और कई विषय पे विचार विमर्श करते थे। हम दोनों की हॉबीज़ भी सेम थी, टेंपल जाना, ध्यान करना, योगा करना। कुछ महीनों के बाद मुझे पता चला उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया है। और वो सबसे प्रश्न दिमाग में ये डाला कि ये आदमी सुसाइड कैसे कर सकता है, ये तो डॉक्टर था, ये तो मुझे मार्गदर्शन करता था, ये तो शिक्षित था। लोग तो बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास ही जाते हैं। और वो व्यक्ति तो आध्यात्मिक भी था, मंदिर में जाना, ध्यान करना, योगा करना, तो व्यक्ति कैसे कर सकता है? कोई सुसाइड नोट भी नहीं था। जैसे अभी हाल ही में आपको ने सुना भी होगा, सोलापुर में एक न्यूरोलॉजी डॉक्टर ने भी सुसाइड किया। अब ये प्रश्न एक आम आदमी के मन में आता है कि हम जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, पर डॉक्टर कैसे बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर सुसाइड क्यों करते हैं, आत्महत्या क्यों करते हैं? और वहाँ से वो प्रश्न मेरे जीवन में हमेशा घुलता रहा। जरूर मैं नौकरी करता था उस समय, बैंक में, ICICI बैंक में था मैं, पर दिमाग व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है? जब ईश्वर ने इतना सुंदर शरीर दिया है, जब आप शिक्षित हो, जब आपका परिवार इतना अच्छा है, जब आपको किसी प्रकार का तनाव नहीं है, न पैसे का तनाव, संबंध का तनाव, न आरोग्य का तनाव, फिर आपने आत्महत्या क्यों किया? और ये सब विचार करते करते कहते हैं जिस एरिया में आप विचार करो, कुदरत आपको उसका उत्तर देना शुरू कर देती है। तब समझ में आया कि सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में 8 लाख लोग पूरे साल में आत्महत्या करते हैं। भारत तो आत्महत्या की राजधानी, यहाँ पे 1.5 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। जितने व्यक्ति बॉर्डर पे नहीं मारे जाते, जितने लोग रोड एक्सीडेंट में नहीं मारे जाते, उससे कई ज़्यादा लोग आत्महत्या कर लेते हैं। यदि औसतन देखा जाए तो 50 मिनट में एक आत्महत्या भारत में होती है। और सबसे ज़्यादा अगर शहरों को, स्टेट के हिसाब से देखा जाए तो सिक्किम आता है, फिर अंडमान निकोबार आता है, तेलंगाना आता है, तमिलनाडु, ये सब जगहों पर आत्महत्या की रेशियो ज़्यादा है। अंतिम में फिर महाराष्ट्र आता है। पर आत्महत्या फिर क्यों करते हैं, ये सवाल हमेशा मेरे मन में रहने का कि इसका कारण क्या है। और इन सवालों की गुत्थी में जब उलझा हुआ था, तभी सन 2018 में एक न्यूज़ पढ़ा दिल्ली में बुरारी कांड, जिसमें करीब 11 लोगों ने आत्महत्या कर ली, पूरे परिवार का सदस्य। चलो एक व्यक्ति आत्महत्या करता है, समझ सकते हैं वो इमोशनल अनस्टेबल था, मानसिक रूप से अस्वस्थ था, लेकिन 11 लोग, पर 11 लोग कैसे मरेंगे? वो भी 15 साल का बच्चा, या जिसका विवाह होने जो वाला था वो लोग भी। मतलब वो व्यक्ति आत्महत्या कर रहा था, या आत्महत्या का बॉम्ब था, सुसाइड बॉम्ब था, उसे हम सुसाइड बॉम्ब कह सकते हैं। 15 साल का व्यक्ति कभी आत्महत्या के बारे में सोच नहीं सकता, फिर उसने अपने आप को हैंग क्यों किया? सन 2022 में सांगली में 9 लोगों ने आत्महत्या की, 2023 में गुजरात में 7 लोगों ने आत्महत्या की।
जिसमें 3 बच्चे भी थे जिनकी उम्र 8 साल थी। और अभी हमेशा आप भी अखबार में पढ़ते होंगे कि जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो अकेले नहीं करता है, वो पत्नी को जहर देता है, फिर दोनों बच्चों को जहर देगा और फिर मर जाता है। हम सब लोग अखबार पढ़ते हैं, अखबार बंद करके फिर चाय पीकर उठ जाते हैं, पर हम कभी उस पर चिंतन नहीं करते व्यक्ति आत्महत्या क्यों कर रहा है, हमारा क्या उद्देश्य है, सरकार उसके बारे में क्या सोचती है आत्महत्या के बारे में। सरकार लेकिन महज एक दुर्घटना है, मानसिक विकार है, पर हम उस मानसिक विकार को इस प्रकार से छोड़ दें कि अभी वो विडंबना ऐसी है कि वो अभी वो आग की तरफ फैल रहा है। अब बहुत ही सरल है, अभी यूट्यूब पे लोग जाते हैं या ऑनलाइन जाते हैं, अपना स्क्रीन अपना चैनल ओपन करेंगे और कहेंगे मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, मेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे पति ने ऐसा किया। और एक व्यक्ति करता है, उसको देख के दूसरा व्यक्ति करता है, एक किसान आत्महत्या करेगा, दूसरा किसान आत्महत्या करेगा, फिर कभी उसे नाम दे देंगे हम लोग अलग अलग चीज़ों का कि उससे ये समस्या थी, वो समस्या थी। समस्या हर किसी को थी, किसी समस्या नहीं थी। समस्या शिवाजी महाराज को थी, संभाजी महाराज को थी, समस्या सिंधुताई सपकाट को थी, समस्या महात्मा गांधी को थी, पर किसी ने भी आत्महत्या नहीं किया। उन सब लोगों ने समस्याओं से लड़े और आगे बढ़े। कोई आत्महत्या किसी भी समाधान नहीं हो सकता किसी भी समस्या का। और उससे बाहर निकलने के लिए फिर मैंने शुरुआत किया कि इसका जड़ कहाँ पर है। तो इसका जड़ पता चला, इसका जड़ जो है वो आपके चक्रास में है, आपके एनर्जी सेंटर्स में है, जैसे कहते हैं प्राणमयी कोशा। अगर हम उस पर काम करना शुरू करेंगे तब जाके हम उस समस्या से संपूर्ण रूप से बाहर निकलेंगे। तब मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य हुआ कि मेरा भारत आत्महत्या मुक्त भारत होना चाहिए, सुसाइड फ्री इंडिया। क्या बात है, ये होना चाहिए। और उस लक्ष्य को लेकर फिर मैंने लामा फेरा हीलिंग सेंटर की शुरुआत किया, जिससे मैं लोगों को उस तनाव से बाहर निकाल सकूं, इमोशनल अनस्टेबिलिटी का भावनात्मक बीमारी, उससे बाहर निकाल सकूं। आज भारत में करीब 7 करोड़ लोग इमोशनल अनस्टेबिलिटी से गुजर रहे हैं, 7 करोड़ पीपल। डॉक्टर के पास जब आप जाते हो तो आपके पास कोई शरीर में जब कोई दुविधा होती है, कोई तकलीफ होती है, कोई बीमारी होती है, तब आप जाते हो डॉक्टर के पास। और डॉक्टर आपकी दवाई देता है, आपका बीपी नॉर्मल हो सकता है, आपका किडनी नॉर्मल हो सकता है, आपका हार्ट बीट नॉर्मल हो सकता है, आपका कार्डियक ठीक हो सकता है, आपको फ्रैक्चर हुआ वो ठीक कर सकता है। फिर आप किसी मेंटल बीमारी के लिए जाते हो, कहते मुझे याददाश्त नहीं है, या मुझे पार्किंसन की शिकायत है, या मुझे सिजोफ्रेनिया है, उसके लिए भी साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उसी को कुछ पिल्स दी जाती है, लोग सोना शुरू करते हैं, थोड़ा सा उनके हाव भाव में परिवर्तन आता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा पूरा नहीं होता है। पर कभी आपने सुना है कि कोई इंसान डॉक्टर के पास गया और कहता हो कि डॉक्टर साहब मेरे अंदर आत्महत्या का विचार आ रहा है, मैं उसे कैसे ठीक करूँ, उसके लिए कोई दवा है क्या? कुछ भी दवा नहीं है। क्या कोई पेशेंट जाके कहता है डॉक्टर के पास कि डॉक्टर मेरे अंदर ईर्ष्या द्वेष बहुत है, मुझे नफरत अपनी पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, उसका कोई दवा है क्या? क्या कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, कहता है मुझे क्रोध बहुत आता है, ऐसा लगता है मैं आत्महत्या कर लूँ या किसी को मार दूँ, इससे कोई दवा है क्या? नहीं। क्या कोई इंसान डॉक्टर के पास जाता है, कहता है मेरे अंदर वासना काफ़ी बढ़ चुकी है, मैं उसे कंट्रोल में करना चाहता हूँ, मेरे लालच बहुत बढ़ चुका है, मुझे अभी परिवार के बारे में नहीं सोचता, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, चाहे मैं चोरी करके लाऊं, चाहे मैं सरकार से चोरी करूं, चाहे मैं इंसान से चोरी करूं, चाहे मैं खून करूं, पर मुझे पैसा चाहिए, लालच। इसके लिए भी दवा, इसके भी कोई दवा नहीं। जब ये सब बीमारी क्या है, इसे कहते हैं इमोशनल अनस्टेबिलिटी। इमोशनल अनस्टेबिलिटी। तो इसको स्टेबल कैसे किया? तो इसको जो स्टेबल किया जाता है, इसके लिए फिर लामा फेरा हीलिंग के लिए हम लोग आते हैं। ये जो बीमारी है, काफी सेलिब्रिटी भी आपके पास आते हैं। यही कारण है कि वो तनाव को हैंडल नहीं कर पाते हैं। हम कहते हैं स्ट्रेस है, पर स्ट्रेस को उपज कहाँ से, उसकी रूट कॉज क्या है, वो हम समझ नहीं पाते। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द स्ट्रेस, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द डिप्रेशन, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द एंग्जाइटी, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द मूड डिसऑर्डर। मतलब जिस चीज़ का इलाज आपके दवा में नहीं है, उस चीज़ का इलाज हीलिंग में है। और वो जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी, उसे हम कहते हैं इमोशनल इलनेस। अगर इमोशनल इलनेस को ठीक कर दिया जाए तो मेंटल स्टेबिलिटी अपने आप आना शुरू हो जाता है। मेंटल स्टेबिलिटी जब आना शुरू होती है, उसके बाद तब आपके अंदर फिजिकल बेनिफिट आना शुरू हो जाता है, यानी कि आपका स्वास्थ्य अपने आप अच्छा शुरू हो जाता है। मतलब अगर मैं अपने क्रोध को शांत कर लूं तो मेरे संबंध अपने आप अच्छे बन जाएंगे। मेरे संबंध अगर अच्छे बन गए तो मुझे कोई व्यसन नहीं लगेगा शराब दारू सिगरेट का, क्योंकि मैं अपने परिवार में खुश हूँ, मैं अपने बच्चों से खुश हूँ, मैं अपनी पत्नी से खुश हूँ। अगर मैं अपने परिवार में खुश हूँ तो मैं बाहर में कोई अराजकता नहीं फैलाऊंगा, मैं कोई वायलेंस नहीं फैलाऊंगा, मैं किसी वायलेंस में शामिल नहीं होऊंगा। तो शुरुआत कहाँ से हुई? मैंने सिर्फ अपने क्रोध पे काम किया। एक बार मेरे अंदर से लालच एकदम कम हो जाए, मेरे अंदर लॉयल्टी बढ़ जाएगी। जहाँ पे लालच कम होता है वहाँ पे लॉयल्टी बढ़ जाती है। लॉयल्टी बढ़ जाएगी कंपनी के प्रति, कल आपका प्रमोशन आसानी से हो जाएगा। कल आप पूरे भाव से आप जिस देश के लिए काम कर सकते हैं, समाज के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर लालच है ही नहीं। ईर्ष्या द्वेष खत्म हो जाए, अभी आपका मित्र का सर्कल बढ़ जाएगा, दोस्तों का। आपको कभी फेसबुक और इंस्टाग्राम में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका हृदय में
अब सबके लिए प्रेम और करुणा और है। भावना आ गया। तो अगर इसका देखा जाए, इसको चक्रास के ऊपर जब हम लोग बात करेंगे या समझेंगे तो हम इसे डिटेल में समझ सकते हैं कि कौन से चक्र ब्लॉक होने के बाद कौन सी बीमारी है, कौन सी तकलीफ होती है, वो हम लोग समझ सकते हैं। ओके। क्या कभी जीवन में ऐसा मोड़ आया जहां आपको खुद को हील करने की सख्त जरूरत महसूस हुई? कोविड के समय पर, हाँ। जब पूरे समय पर जब पूरा भारत बंद था, तो उस समय मेरा आईटी कंपनी भी था। मैंने सन 2006 में आईटी कंपनी शुरू किया था, सुमेरु इन्फो सिस्टम, जो अभी भी चल रहा है। वेरी नाइस। और उस कंपनी को जिस ऑफिस में था, पुणे में ही ऑफिस था। और उसके बाद फिर मैंने घर भी लिया था, जिसका इनॉग्रेशन वास्तु शांति कुछ ही महीनों में होने वाला था। ये सब बात जनवरी 2020 के आसपास की बात है। और उसके बाद फिर मुझे मोनेस्ट्री बनाने की सोचा कि मैं अगर मोनेस्ट्री बना लूँ, लामा फेरा हीलिंग सेंटर, जहाँ पे लोगों को मैं आत्महत्या से बाहर निकाल सकूँ, तनाव से बाहर निकाल सकूँ, वो उसी समय वो भी मन में चल रहा था। पर वो जब कोविड की शुरुआत हुई और जब हर जगह लॉकडाउन हुआ, तो सबसे पहला असर पड़ा कि बिज़नेस पूरी तरह से ठप हो गया। अच्छा। तब मेरे पास इनकम का कोई ज़रिया नहीं था। मैंने लेटर सीएम को भी लिखा था, मैंने लेटर गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी लिखा था कि मैं इस प्रकार का मोनेस्ट्री बना रहा हूँ, जो आत्महत्या मुक्त भारत के लिए बन रहा है, तनाव से मुक्त भारत के लिए बन रहा है। मुझे किस प्रकार मार्गदर्शन मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है, उसमें मुझे आगे मार्गदर्शन करें। पर कहते जब कोई सकारात्मक रिस्पांस नहीं मिलता है तो हमें पीछे नहीं हट सकते। तो मैंने सबसे पहले अपना ऑफिस बेच दिया के मार्केट में, जो था पूना में। उसके बाद फिर मेरा जो घर, जिसका वास्तु शांति 1 ही महीने के बाद होने वाला था, उसे बेच दिया। वो बेचकर फिर उस पैसे से हमने मोनेस्ट्री की शुरुआत की, लामा फेरा मोनेस्ट्री। ये भारत का सबसे बड़ा लामा फेरा हीलिंग सेंटर है आज के समय पर। और जब इसका फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनना शुरू हुआ, तब पैसे को फिर भी कम पड़ रहे थे। बैंक जल्दी सपोर्ट नहीं करती है। बैंक आपको सपोर्ट कैसे करेगा? अगर एक बार आप बियर का शॉप खोलेंगे या किसी अल्कोहल का भी शॉप खोलना है, फैक्ट्री खोलना है, तो बैंक आपको लोन देगी। पर अगर आप कहिए कि मुझे ध्यान केंद्र चलाना है, वो भी निःशुल्क ध्यान केंद्र चलाना है, तो बैंक भी प्रश्न करते फिर ईएमआई कैसे भरेगा, जहाँ से इसको कोई रिटर्न ही नहीं, कोई सामाजिक कार्य के लिए कैसे बैंक सपोर्ट करेगी। तो वो तनाव का समय था जहाँ पर मेरे लिए मोनेस्ट्री को संपूर्ण करना भी जरूरी था और साथ में पैसे की कमी भी थी। उस समय लामा फेरा हीलिंग स्वयं पर मैंने आजमाया कि ध्यान कर कर कैसे किसी भी चीज़ को, कुदरत को कैसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो जितने लोगों को हमने लामा फेरा हीलिंग पहले दिया था, कोविड से पहले, उन सभी को जब बताया गया कि हम लोग मोनेस्ट्री बना रहे हैं और फंड्स की कमी पड़ रही है, उस समय जिस प्रकार से लोगों को सहयोग मिला, वो एक चमत्कार था, अद्भुत चमत्कार था। उस समय मुझे समझ में आया कि हीलिंग तो मुझ पर ही काम कर दिया। आज ये मोनेस्ट्री कैसे कंप्लीट हुआ, आज ये लोगों के ऊपर इतना विश्वास कैसे आया कि मोनेस्ट्री को कंप्लीट करना और हमारा सहयोग चाहिए। तो ये उस समय था जहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि लामा फेरा हीलिंग सचमुच उस समय पर मुझ पर, मेरे पर्सनल लाइफ पे काम किया। एक और आपको अनुभव बताना चाहता हूँ जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित किया। मैं फुल टाइम लामा फेरा हीलिंग में क्यों रहूँ, फुल टाइम। देखिए, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, उसके बाद मैनेजमेंट करना, हीलिंग में पीएचडी मैंने किया था। एक ऐसा घटना है कि जो व्यक्ति को श्रद्धा हो तो विश्वास करेगा, नहीं श्रद्धा हो तो विश्वास नहीं कर पाएगा। ये बात है 2018 जनवरी 1। मेरा परिवार औरंगाबाद से पूना आ रहा था। मैं उसमें पूना में था, पर मेरा परिवार, मेरे मिसेस, 2 बच्चे और मेरा भाई, वो औरंगाबाद से पूना आ रहे थे। करीब शिरूर के पास इनका दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में सिर्फ मेरी बेटी को चोट लगा, मेरी जो बड़ी बेटी है उससे चोट लगा और उससे सर पे ब्लीडिंग होना शुरू हुआ। और जब वो कारेगांव भीमा तक आए तो उसमें वहाँ पे भीड़ और गर्दी काफ़ी रहती है, क्योंकि 1 जनवरी को वहाँ पर गर्दी हमेशा रहती है। वहाँ पर फंक्शंस कुछ रहते हैं, इवेंट रहता है। तो पूना आने में लेट हो रहा था। अब आगे भी ट्रैफिक करीब 2 किलोमीटर तक, पीछे भी 2 किलोमीटर ट्रैफिक, गाड़ी बीच में फंसी है, आप कैसे बाहर निकालोगे? ब्लीडिंग हो गए थे, बच्ची की उम्र मुश्किल से 10 साल की उम्र थी उसकी, तो कैसे समस्या। तो उसमें मेरी पत्नी ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी घटना घटी है, हम सब तो सेफ है पर इसे सर पे चोट लगी है, आप प्रार्थना करें। उसमें मैंने प्रार्थना नहीं, हीलिंग किया। तो कहते हैं उसे डिस्टेंस हीलिंग, आंखें बंद करके उस व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए कुछ सिंबल्स बनाए जाते हैं, और जैसे बनाया गया एग्जैक्टली 40 सेकंड में ब्लीडिंग रुका, सर का ब्लीडिंग। क्या बात है। रात को 12 बजे लोग नोबल हॉस्पिटल हड़पसर आए, वहाँ पर स्टिचेस, मामूली से स्टिचेस लगे 4। पर डॉक्टर भी हैरान था कि इतने 4 घंटे के दरमियान 8 बजे रात में एक्सीडेंट हुआ था और ये 12 बजे आप लेकर आए हैं, ब्लीडिंग कैसे रुका? कोई भी ब्रेन से रिलेटेड इंजरी हो सकती थी, आईसाइट जा सकती थी, ब्लीडिंग बढ़ सकता था, कॉन्शियसनेस जा सकता था, याददाश्त जा सकती थी, पर इसे बचाया कैसे गया? हीलिंग से। तो उस समय समझ में आया कि डिस्टेंस पे भी हीलिंग काम उतना ही प्रभावी करती है जैसा आप सामने लोगों को करते हो।
तो हम तो ये सोचते हैं कि भगवान ही ठीक कर सकते हैं, भगवान की प्रार्थना करो, पर एक इंसान के अंदर भी भगवान की शक्ति होती है। जब आप ये कहते हो कि ईश्वर मेरा परम पिता है, ईश्वर आपका परम पिता है, तो उसके संतान के अंदर भी परम पिता के गुण होने चाहिए। अगर परम पिता का डीएनए आपके अंदर नहीं है तो आप कैसे उसके संतान हुए? कहते हैं ना कि ये मेरा पिता है, तो आप कैसे मैच करते हो? डीएनए से मैच करते हो। तो अगर आपके अंदर भी हीलिंग पावर होनी चाहिए जो परम पिता में है, पर वो हीलिंग पावर को इन्वोक किया जाता है साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, एक अच्छी नियतक द्वारा, और वो शक्ति सब में रहती है। पृथ्वी पे जितने भी जन लोग हैं सब में, पर उसको कोई व्यक्ति उसको इन्वोक नहीं करता है। अगर उसे इन्वोक किया जाए तो उसके अंदर हीलिंग की पावर रहती है। अपनी समस्याओं के बाहर समान स्वयं निकल सकता है, अपने घर के लोगों को बचा सकता है। और उस दिन मैंने संकल्प लिया कि जो चीज़ अगर मैं अपने बच्चों को बचा सकता हूँ ऐसी समय पर, डिस्टेंस पर, तो क्यों ना दूसरा व्यक्ति भी तो अपने जीवन में किसी को भी बचा सकता है। और तब मैं फुल टाइम हीलिंग में आने के लिए फिर मैं 2019 से मैं फुल टाइम हीलिंग में फिर आया कि मैं 100% मैं हीलिंग में ही रहूँगा, और इससे मैं इसका प्रचार मैं लोगों को करूँगा ताकि हर कोई व्यक्ति अपने घर के लोगों को ठीक कर सके, स्वयं को भी और दूसरों को भी। लामा फेरा शब्द क्या अर्थ है और यह कितनी पुरानी प्रणाली है? लामा फेरा हीलिंग ये 2500 साल पुराना है। लामा का अर्थ होता है गुरु, फेरा का अर्थ होता है टेक्निक। जब भगवान बुद्ध थे तब से लोगों को हीलिंग की शुरुआत हुई थी। तो उन्होंने ध्यान से आनापान सती ध्यान, बोधिसत्व प्राप्त होने के बाद फिर वहाँ से लामा फेरा हीलिंग की भी शुरुआत हुई थी। अरे पहुँचते पहुँचते अब लामा फेरा हीलिंग फिर तिब्बत में गया, तिब्बत के बाद फिर भारत में आया। भारत में आने के बाद फिर इसका प्रचार प्रसार लोगों में होने लगा। शुरुआत इसकी भारत में श्री एस के सैनी जी ने किया था, तो उन्होंने इसकी शुरुआत किया। उसके बाद फिर ये हर लोगों तक ये पहुंचा। पर इसके जिसने सही में साधना किया है, सही ढंग से इसको उपयोग किया है, तो इसका रिजल्ट उसे 100% मिला है। जिस लोगों ने इस चीज़ को, जैसे कि रेकी हीलिंग हुआ या कोई और हीलिंग हुआ, जिसको इसने एक व्यापार बना दिया है, तो उसमें उसका परिणाम नहीं आता है। हीलिंग को जितनी शुद्धता रखी गई थी, प्योरिटी रखी गई, ऑथेंटिसिटी, उतना परिणाम अभी भी आ रहा है जैसा पहले आता था 2500 साल पहले। अच्छा। पर जब अगर उसमें उसको डाइल्यूट कर दिया जाए, मिलावट कर दिया जाए, या अपनी चीज़ें सोच के डाल दिया जाए आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से, तब वहाँ पे हीलिंग का प्रभाव खत्म हो जाता है और लोगों के मन में फिर उसके प्रति आस्था कम हो जाती है, उस लामा फेरा हीलिंग के प्रति, क्योंकि तब वो काम करता नहीं, तब केवल मजाक का सोस्त्र बन जाता है। करेक्ट। उदाहरण के तौर पे डॉक्टर मिकोसे ने रेकी हीलिंग की शुरुआत किया था। डॉक्टर मिकोसे जापान में शुरुआत किए थे कि लोग जब इसे हीलिंग दे तो लोगों के अंदर परिवर्तन आए, स्वास्थ्य से रिलेटेड परिवर्तन। वो भी चक्रस पे ही काम करते हैं। ओके। सारे हीलिंग चक्रस पे ही काम करते हैं। और हीलिंग की सरल परिभाषा है टू बैलेंस द 5 एलिमेंट्स इन द बॉडी। शरीर के 5 तत्व को संतुलित करने को हीलिंग कहा गया है। और हमारे शरीर में 112 चक्रस होते हैं। 7 प्रमुख होता है, 5 हमारे शरीर के ऊपर होते हैं। टोटल 112 चक्रस होते हैं। ये मैंने अपनी किताब द मिरेकल ऑफ चक्रस उसमें मेंशन किया है। किताब का नाम क्या है? द मिरेकल ऑफ चक्रस। ओके। और जब रेकी भारत में आया तब लोगों को एक लेवल था, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। और अभी जो देखा जाए, आप 2 दिन में ऑनलाइन लेवल सीख सकते हैं, आप ग्रैंड मास्टर बन सकते हैं 2 दिन में। वहाँ पर उस चीज़ की कहते हैं कि उस चीज़ का वैल्यू ख़त्म हो गया। उस चीज़ के प्रति जो श्रद्धा थी वो समाप्त हो गई, और वहाँ से फिर हीलिंग के प्रति लोगों का विश्वास कम होते गया। इस चीज़ को वापस उठाना था, वापस बताना कि हीलिंग सचमुच क्या थी, क्या सचमुच ये साइंस है या सुपरस्टिशन। इसके लिए फिर लामा फेरा मोनेस्ट्री का निर्माण करना मेरे लिए ज़रूरी था। अच्छा। कि हर व्यक्ति हीलिंग को एक श्रद्धा की नज़र से ही ना देखें, एक विज्ञान की नज़र से भी देखें। और जब इस विज्ञान की नज़र से हो तो आपके अंदर श्रद्धा जितनी बढ़ेगी उतना आपके अंदर मिरेकल्स आपकी लाइफ में आएंगे। करेक्ट। तो इसलिए फिर लामा फेरा मोनेस्ट्री बना और लामा फेरा हीलिंग की हमने इसमें फुल टाइम शुरुआत किया। अच्छा, आपकी नज़र में मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बीच में क्या संबंध है? मानसिक स्वास्थ्य को कह सकते हैं इमोशनल अनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी। जैसे कि आप के अंदर क्रोध काफ़ी आता है, आप कोई छोटी छोटी बात पे आप चिढ़ जाते हो, आपका मूड स्विंग होता है, सुबह कुछ अलग रहते हो, शाम में अलग रहते हो। ट्रू। आपका मानसिक स्वास्थ्य बराबर नहीं है। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, पर आपको अपने जूनियर्स को लेकर आपको ईर्ष्या होती है, आपको सीनियर के लेकर ईर्ष्या होती है, आप ऑफिस में जो पॉलिटिक्स करते हैं, निंदा करते हैं, वो मानसिक स्वास्थ्य की बीमारी है कि आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, उसे कहते हैं मानसिक अस्वस्थता। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल किसे कहते हैं? तो उसको सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन हम लोग चक्रास पे जब बात करेंगे तो सोल्यूशंस भी आ जाएगा उसको, क्योंकि चक्रास में ही समस्या भी है, समाधान भी है। अभी हम लोग इसके ऊपर चक्र के ऊपर बात करने वाले हैं। और जो स्पिरिचुअल कहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब ये, क्या आपके पास समाज के लिए और देश के लिए क्या कोई ब्लूप्रिंट है?
अगर नहीं है तो मैं आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हूँ। आई एम ए रिलीजियस पर्सन बट नॉट ए स्पिरिचुअल पर्सन। एक रिलीजियस और आध्यात्मिक में फ़र्क होता है, रिलीजियस में, स्पिरिचुअल पर्सन में। तो अगर इंसान स्टेबल हो जाए, मानसिक, जो आपने प्रश्न कहा, जो अगर इंसान मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए, वो आराम से स्पिरिचुअल पर्सन बन सकता है। और चूंकि वो नहीं स्वस्थ हो पाता, इसलिए उसके और स्पिरिचुअलिटी के बीच में गैप रहता है। और मैं इमोशनली अनस्टेबल पर्सन कैन नॉट बी ए स्पिरिचुअल पर्सन। ही कैन बी रिलीजियस बट नॉट ए स्पिरिचुअल पर्सन। आज की तेज भागदौड़ में लोग खुद से कटते जा रहे हैं, ऐसे में इनर हीलिंग क्यों जरूरी है? इनर हीलिंग क्यों जरूरी है? बहुत ही सरल सा उत्तर है। आपके पास सर कौन सी व्हीकल है? 4 व्हीलर आप यूज करते होंगे। आप उसकी सर्विसिंग कब कराते हैं? सर्विसिंग एक 10,000 किलोमीटर होने के बाद। आप उसे पूरा 1 लाख किलोमीटर के बाद सर्विसिंग क्यों नहीं कराते हैं? आप करा सकते हैं ना। क्या होगा? ज़्यादा ज़्यादा वेयर एंड टियर होगा, स्पेयर पार्ट बदलना पड़ेगा, लाइफ खत्म हो जाएगी। लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं देते, परफॉर्म नहीं दे पाएंगे, सुरक्षित नहीं रहेगा। जब आप हाईवे पे चलाएंगे कोई भी फेलियर हो सकता है। इनर हीलिंग का मतलब क्या? आप अपने बॉडी का सर्विसिंग, मेंटेनेंस, रिचार्ज क्या आप डेली रूप में करते हैं? नहीं, उससे कहते हैं इनर हीलिंग। अच्छा। अगर मैं उसे आप बाहर से शरीर धोते तो बाहर से तो आप भी अपनी मर्सिडीज बेंज को धो रहे हैं प्रतिदिन। आपका व्यक्ति आत्मा होगा, सफाई करके जाता होगा। मर्सिडीज की कीमत भी 60 लाख के ऊपर होती है। आप गाड़ी को मेंटेन कर रहे हैं, पर आपका शरीर तो करोड़ों से ऊपर है। करोड़ों से ऊपर है। आप मर्सिडीज के लिए स्पेशल आप पार्किंग स्पेस बनाते हैं, स्पेशल ड्राइवर रखते हैं, हर चीज़ मेंटेन करते हैं, उसका समय से पहले इंश्योरेंस करा लेते हैं। आप उसको सर्विसिंग भी आप शोरूम में कराते हैं मर्सिडीज का। हाँ, और आप जरा भी नेगोशिएशन नहीं करते जब सर्विसिंग की बात आती है मर्सिडीज की। बिल्कुल उसी प्रकार क्या इंसान भी अपने लिए सर्विसिंग करता है? हाँ। आप कभी भी उसमें पेट्रोल ही डालते हैं, वो भी खासकर पावर पेट्रोल डालते हैं। कभी उसमें डीजल और केरोसिन क्यों नहीं डाला आज तक? क्योंकि 60 लाख की गाड़ी है आपकी। हम लोग क्या करते हैं? हम अपने शरीर में पिज्ज़ा डालेंगे, बर्गर डालेंगे, हम डाइल्यूटेड चीज़ डालेंगे, हम चाय डालें, अल्कोहल डालते हैं उसमें, हम उसमें स्मोकिंग डालते हैं। मतलब मेरे शरीर की कीमत क्या है? मर्सिडीज से कम है, पर बनाया तो वैसा ही। परमात्मा ने करोड़ों की संपत्ति दी। अगर आज मैं कहूँ कि मैं अपनी आंखें देना चाहता हूँ और आप इसके बदले में क्या ले सकते, तो कोई इंसान आंखों को एक्सचेंज नहीं कर सकता। तो इनर हीलिंग इन सिंपल टर्म इज अपने अंदर कैसे खुद को मेंटेन, रिचार्ज, अच्छा, खुद को करते हैं अपग्रेड, दैट इज इनर हीलिंग। आपके जीवन का वो पहला क्लाइंट कौन था जिसने आपको भरोसा दिलाया कि यस हीलिंग वर्क्स? वही मेरी बेटी, जिसका मैंने नाम बताया कि जो एक्सीडेंट हुआ था, जो दुर्घटना हुई थी, जिसमें उसने मुझे भरोसा दिलाया। शी वॉज माई फर्स्ट कस्टमर जिसे कह सकते हैं, जिस पे मैंने ट्राई किया और उस पर काम किया। फैंटास्टिक। चक्र बैलेंसिंग क्या होता है? ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, इसकी असली समझ क्या है? चक्र मतलब होता है ऊर्जा केंद्र। उसे एनाटॉमी में, मेडिकल की भाषा में उसे ग्लैंड्स कहा जाता है। अब देखिए, हमारे शरीर में 112 चक्रास होते हैं, 7 प्रमुख होता है शरीर के अंदर, 5 शरीर के ऊपर रहता है। तो इस प्रकार से 12 प्रमुख रहते हैं। इसे एनर्जी सेंटर्स, ग्लैंड। जैसे थायराइड ग्लैंड होता है तो आपके थ्रोट चक्र को करता है बैलेंस। पेनक्रियास ग्लैंड रहता है, आपके पेट के लेवल पे रहता है। तो उस प्रकार हम लोग 7 ग्लैंड के मैं आपको शॉर्ट में, ब्रीफ में बताता हूँ। इसमें आपको सारे जीवन की समस्याओं का दर्पण मिल जाएगा। यदि इसे कोई भी समझ ले, इस 7 चक्रास को, विद इन 5 मिनट्स, तो अपने समस्याओं का समाधान स्वयं निकाल सकता है। क्योंकि इसी के अंदर ही आपके सारे दुख दर्द का कारण भी छपा है, निवारण भी छिपा है। शुरुआत करते हैं मूलाधार चक्र, जहाँ पे रीढ़ की हड्डी जब आपकी समाप्त होती है, सबसे लोएस्ट जो बेस ऑफ द चक्र जो होता है, दैट इज मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र अगर ब्लॉक हो जाए, अनबैलेंस हो जाए, तो सबसे पहली चीज़, इंसान कर्ज में आ जाता है, लोन पे आ जाएगा, वो डेप्ट पे रहेगा। एक लोन को भरने के लिए दूसरा लोन यूज़ करेगा, वो क्रेडिट कार्ड हमेशा यूज़ करेगा। पैसा है फिर भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करेगा, मतलब उसके अंदर लोन की मेंटेलिटी रहेगी। और उसके पास सेविंग कम होगा। अगर कोई विद्यार्थी है तो वो अनस्टेबल रहेगा पढ़ाई लिखाई में। यह इंसान कभी भी समय का कमिटेड नहीं होता है, टाइम का कमिटेड नहीं होता है। एक अभी भी आप इससे पूछे आप कब मिलना चाहोगे, बोले 3 और 4 के बीच में आता हूँ ना। 3 या 4, वो 3 या 4 के बीच में बोल नहीं पाता है। 3 या 4 आप उसे स्पष्ट कहिए, तो मूलाधार चक्र इसका अनबैलेंस्ड है। ये व्यक्ति को घुटने का दर्द की शिकायत होना, वेरिकोज वेन्स होना, थाइस में पेन होना, खास में जॉइंट्स पेन होना, जिन्हें स्वाभाविक रहता है बायोलॉजिकली। और दूसरे लेवल पे अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो ये इंसान कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा किसी भी बिजनेस में, किसी भी जॉब पे। कभी इस जॉब पे जाएगा, कभी दूसरे जॉब पे, कभी थर्ड जॉब पे, हमेशा स्विंग करते रहते हैं। क्योंकि कहीं भी ये अपने लक्ष्य को देख नहीं पाते हैं उस चीज़ पे। दे आर मेंटली अनस्टेबल जिसे आप कहते हो, बिकॉज ऑफ द रूट चक्र अनबैलेंस। अच्छा, अब आते हैं सैक्रल चक्र पे। स्वादिष्ठान चक्र नाभि से 2 इंच नीचे रहता है। सर, अगर ये चक्र अनबैलेंस हो जाए तो सबसे पहली चीज़ जिसे आप लोग आरोप हमेशा लगाते हैं, अब उसके प्रति आपके मन में कंपैशन भी रहेगा
ये व्यक्ति शराब, दारू, सिगरेट, व्यसन की आदी हो जाएगा, एक्स्ट्रा मेटल अफेयर के आदी हो जाएगा साइकोलॉजिकली। और आप कहोगे देखो कितना इंसान नशेड़ी है, पर आप जानते हैं उसका सैक्रल चक्र अनबैलेंस है, स्वादिष्ठान चक्र उसका असंतुलित है। ये व्यक्ति हर 10 मिनट में मोबाइल चेक करेगा, मोबाइल एडिक्शन। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चे को मोबाइल एडिक्शन नहीं जा रहा है तो आप ये समर कैंप करा लो, आप माइंड पावर वर्कशॉप करा लो, आप धागा ताबीज पहना लो, आप ये क्रिस्टल जेमस्टोन पहना लो, बिल्कुल काम नहीं करेगा। आप उसके स्वादिष्ठान चक्र पे काम कीजिए। अगर हर 15 मिनट अगर आप मोबाइल चेक कर रहे हैं, बल्कि आपको नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा है, आपका सैक्रल चक्र असंतुलित है, अनबैलेंस्ड है। अच्छा। तो एडिक्शन सिर्फ शराब, दारू, सिगरेट या उसको ही नहीं कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो द मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल एडिक्शन। कई बार लोगों का एडिक्शन रहता है कि वो हाथ धोना है तो धोते रहते हैं, नहाना तो नहाते रहते हैं, ये भी प्रकार का एडिक्शन है। और जैसे हम लोग कहते हैं मेंटली बीमार है, नहीं, वो उसी चीज़ को बारंबार रिपीट कर रहा है, बारंबार रिपीट कर रहा है, जानते हुए भी मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। क्या व्यक्ति जो सिगरेट पीता है, क्या उससे पता नहीं कि हानिकारक लिखा है उसके ऊपर, फिर भी पीता है उससे? क्या लोगों को पता नहीं कि अल्कोहल पीने से लीवर खराब होता है, फिर भी पीता है? उसका जब स्वादिष्ठान चक्र असंतुलित रहता है, वो व्यक्ति ये सब एडिक्शंस के प्रति वो हमेशा एक्सेप्टेड रहेगा। ये होगा साइकोलॉजिकली। बायोलॉजिकली देखा जाए, मेंसेस इश्यूज नॉर्मल नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, आईवीएफ फेल हो जाता है, बच्चा डिले हो जाता है, बच्चा कभी बार अबॉर्ट हो जाता है। क्यों? सैक्रल चक्र अनबैलेंस है। अच्छा। इसका तो सैक्रल उसको चक्र बैलेंस अनबैलेंस करने है। के लिए क्या? वो हम लोग इस पे लास्ट में आते हैं कि उसको कैसे बैलेंस किया जाता है। आप इससे हम लोग सिर्फ कारण समझ लेते हैं, इसकी वजह से ये हो रहा है। हाँ। तो कल मैं परमात्मा को दोष न दूं कि मुझे संतान क्यों नहीं हो रहा है, मेरा स्पर्म काउंट इश्यूज क्यों है, मेरा एग काउंट इश्यूज क्यों है, तो मुझे बार बार शादी का भी इशू क्यों आ रहा है कि मैं शादी नहीं हो पा रही, शादी डिले हो रही है, या मुझे शादी को लेकर डर क्यों बना रहता है मन में, एक्स्ट्रा मेटल अफेयर्स बाहर क्यों हो रहे हैं? तो कारण है आपका स्वादिष्ठान चक्र संतुलित है, सैक्रल चक्र आपका अनबैलेंस है। वाटर एलिमेंट्स कहते हैं जल तत्व। अच्छा। मूलाधार आपका है पृथ्वी तत्व, यह आपका जल तत्व। तो कहते हैं कि जब लेडीज़ का ऐसे हार्मोनल इश्यूज आते हैं तो उसमें एक छोटा सा एडवाइस देते हैं, आप ये हीलिंग का पार्ट है कि आप स्विमिंग लगा लो, जल तत्व बढ़ाना है, स्विमिंग करो। जब आप स्विमिंग करते हैं तो आपके बहुत सारे मेंस्ट्रुअल इश्यूज अपने आप रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। फिर डाइट में चेंजेस लाया जाता है, हीलिंग में चेंजेस लाया जाता है, योगा में चेंजेस लाया जाता है। वो मैं आपको इस 7 चक्र के बाद आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। तीसरा चक्र आता है सर मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस। ये अग्नि तत्व है, ये आपके नाभि के पास रहता है। ये सारे चक्र जो है आपके सारे स्पाइन पे रहते हैं, कोई सामने नहीं रहता, स्पाइन पे रहता है। आप कभी देखिए आपको कोई भी तकलीफ होती है तो कमर में दर्द ज़्यादा होता है, या तो लोअर बैक, या तो सेंटर में, या तो हार्ट के पीछे। समझ नहीं पाते वहीं पे क्यों तकलीफ हो रही है। तो आप कई बार लोग कहते हैं वात असंतुलित है, वात की वजह से हो रहा है। वास्तव में चक्र आपका अनबैलेंस होना शुरू हुआ है और आपको एग्जैक्टली पीछे वहाँ पर पेन होना शुरू हो जाता है। ओके। सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र अगर ब्लॉक ये अनबैलेंस हो जाए तो सबसे पहली चीज़, इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल एकदम कम हो जाएगा। आप उसे कितना कहा यू कैन विन, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, जैसे हम लोग कहते हैं अफर्मेशन में, पॉजिटिव अफर्मेशन में, वो कहता तो जरूर है, बाहर से कहता, अंदर से नहीं कह पाता है। वो अंदर से उसका चक्र अनबैलेंस्ड है। उसके बाद ये व्यक्ति को स्टेज फेयर रहेगा, स्कूल में बोल नहीं पाएगा, प्रिंसिपल से बात नहीं कर पाएगा, सीईओ से बात नहीं कर पाएगा, बड़े कस्टमर से मिल नहीं पाएंगे। आपको हर बात पे आपको डर लगेगा। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर जन्म ले लेता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। यू विल ऑलवेज कीप ऑन ब्लेमिंग योरसेल्फ। ये क्यों नहीं हो रहा क्योंकि मैं सांवला हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा क्योंकि मैं गोरा हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा क्योंकि मैं हाइट कम है। आप हर चीज़ में अपने अंदर कमी को ढूंढेंगे। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर इंसान कमी ढूंढता है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों की निंदा करेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को उससे बेहतर बताने की कोशिश कर रहा है, तो वो निंदा करने की उससे आदत पड़ जाती है। अरे ये बॉस का, इसका प्रमोशन हो गया, इसका तो पहचान था, इसकी तो दोस्ती थी, इसने गाड़ी ले लिया क्योंकि इसने टैक्स बचाया है या ब्लैक मनी कमा रहा है। आप हर चीज़ को निंदा की दृष्टि से ढूंढना शुरू करते हैं। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स व्यक्ति का लक्षण, ही इज़ अ बिग क्रिटिक। उससे आप 10 अच्छी चीज़ दिखा दीजिए, वो एक जो गलत चीज़ है उस पर आप उसका नज़र रहेगा, ये चीज़ बराबर नहीं, बाकी सब अच्छा है। आप कभी देखिए, कभी लोग शादी में जाते हैं और 10 पकवान बने रहते हैं। अब जो पकवान वहाँ पे नहीं है वही काश यहाँ पे बंगाली मिठाई होती, तो समझ लेना कि ये इंसान का मणिपुर चक्र अनबैलेंस्ड है, सोलर प्लेक्सस अनबैलेंस्ड है। अब इस व्यक्ति को बायोलॉजिकली देखा जाए तो उसको डायबिटीज़ की शिकायत होगी, इसको पेनक्रियास की शिकायत होगी, इंसान को एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहेगा। अब यही कॉन्स्टिपेशन जब बढ़ जाता है तो पाइल्स का रूप ले लेता है, पर इनको पेट की शिकायत हमेशा रहेगी। और इनका या तो अंडर वेट रहेंगे या तो ओवर वेट रहेंगे। तो इन्हें वजन का बहुत तकलीफ होती है। ये लोग कई बार कहते हैं डाइटिंग कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, पर मेजर इशू ये है कि डाइटिंग करने के बाद भी इनका वजन संतुलित क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनका मणिपुर चक्र असंतुलित है, अनबैलेंस्ड है। आते हैं हार्ट चक्र पे। हार्ट चक्र ये एयर एलिमेंट है, हवा तत्व है।
ये आपके सेंटर ऑफ द हार्ट पे रहता है। अब ये चक्र जब आपका असंतुलित हो जाता है, सबसे पहली चीज़ आप नकारात्मक सोचना शुरू करते हो, सबके बारे में, अपने बारे में, दूसरे के बारे में। इसमें यही आता है सुसाइडल थॉट। अब बहुत हो चुका, अब बस, अब मुझे मृत्यु चाहिए। अरे मृत्यु क्यों चाहिए? छोटी सी घटना घटी, आप फेल हो गए अपने बिजनेस में, मृत्यु चाहिए। आप स्कूल में फेल हो गए तो आपको मृत्यु चाहिए। आपको किसी ने कुछ हर्ट कर दिया, मृत्यु चाहिए। आपने किसी ने आपसे ब्रेकअप कर लिया तो आपको मृत्यु चाहिए। क्या आप इनके लिए आपका जन्म हुआ है? पृथ्वी पर हम जब आते हैं तो क्या हम इनको सर्व करने के लिए आते हैं? तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम इनको सर्व करने के लिए आते हैं? अरे हम लोग यहाँ पर पृथ्वी पे आते हैं, वेकेशन पे आते हैं। वेकेशन हमारा ऊपर घर है, वेकेशन है। हाँ, पृथ्वी हमारा वेकेशन है। और हर बार नए नए डेस्टिनी चुनते हैं वेकेशन में। आप एक ही वेकेशन पे बार बार नहीं जाते हैं। नहीं जाते। आप सर लास्ट वेकेशन में कहाँ पे गए थे? परसों ही आया मैं, कुल्लू मनाली गए थे। आप वहाँ वृंदावन। आप वहाँ पे होटल में रुके थे? हाँ। होटल में रुके होंगे किसी 5 स्टार होटल में। जब आप आए तो आपको दुख हुआ क्या मैं 5 स्टार होटल छोड़ रहा हूँ? क्योंकि आपको पता रोज अलग अलग लिया, क्योंकि हाँ, अलग अलग होटल लिया रोज। क्योंकि आपका ये अच्छी तरह से पता था आपके कॉन्शियस माइंड को कि मैं वेकेशन के लिए आया हूँ। ये मेरा केवल 4-5 दिन 7 दिन का ही प्रवास है। तो मैं आपका अटैचमेंट उस होटल से नहीं था। जब बाहर निकला आपको कोई दुख नहीं हुआ? कुछ भी दुख नहीं हुआ। उस वेटर से कोई अटैचमेंट नहीं हुआ, उस होटल के मालिक से कोई अटैचमेंट नहीं हुआ, जिसने आपको खाना खिलाया उससे अटैचमेंट नहीं हुआ। इनफैक्ट हमने 8 दिन थे, हमने रोज होटल चेंज किया, होटल भी चेंज किया। मतलब आप हर मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। करेक्ट। अगर आप एक ही होटल से अगर अटैच होते दूसरे होटल में जा नहीं पाते थे, दूसरे स्थान पे जा नहीं पाते थे। आपने अपने वेकेशन को 100% मनाकर आप यहाँ पर आए हो, फ्रेश होकर आए हो। फ्रेश। राइट। अब इंसान यहीं पे गलती करता है। वो पृथ्वी पे आता है तो हर चीज़ को अपना मानने लगता है। ये मेरा घर है, ये मेरे व्यक्ति हैं, ये ऐसा है। यहाँ पे वो अटैचमेंट, अरे वो वेकेशन पे आप आए हो, अटैचमेंट किस चीज़ का हो? ट्रू। जिस घर में आज हम लोग रह रहे हैं, एग्जैक्टली 100 साल के बाद यहाँ पर हम नहीं रहेंगे, कोई और रहेगा। और जब आप ऊपर देखो तो आप सोचेगा अरे इस घर के लिए तो मैंने अपनी पिता से विवाद किया था, इस घर के लिए तो मैंने 30 साल तक कोर्ट में केस लड़ा था, इस जमीन के लिए मैंने अपने भाई से विवाद किया था, भाई की हत्या करवाई थी, क्या बात। इस जमीन के लिए मैंने अपनी पत्नी को त्याग कर दिया था, इस जमीन के लिए मैंने डाइवोर्स ले लिया था। अरे आप इसी जमीन 100 साल के बाद तो कोई और रह रहे हैं वहाँ पर, और वो ऐसा व्यक्ति रह रहा है जो आपके घर का खानदान का है भी नहीं। यू आर जस्ट अ केयर टेकर ऑफ योर प्लेस। अटैचमेंट लीड्स टू द अनबैलेंस ऑफ द हार्ट चक्र। अटैचमेंट इज अ मेजर रीजन। आपका जुड़ाव ही अनाहत चक्र को असंतुलित कर देता है। दूसरा होता है अपेक्षा। आप अपेक्षा अगर अपने आप से पालते तो आपकी समृद्धि हो जाती थी। इतनी समृद्धि होती है कि आप कल्पना नहीं कर, जितना आप सोचते उससे ज़्यादा मिलता था। पर आपने अपेक्षा दूसरों से रखा है। और आप दूसरों को अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? हर व्यक्ति का अपना एक जीवन का कार्य होता है, हर का अपना एक ब्लूप्रिंट होता है, कुछ अपना ब्लूप्रिंट लेकर आया है। आपकी डेस्टिनी अलग है, आपका स्टेशन बाद में आने वाला है। जो व्यक्ति स्टेशन से उतर रहा है, आप उसके लिए क्यों इतना गम मना रहे हो कि आपके साथ वो मुंबई क्यों नहीं आया? अरे पूना से निकला, उसको लोनावला तक ही उसको जाना था। नहीं, मेरे साथ मुंबई आना चाहिए था। तो आपका बाल हट हुआ एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन लीड्स टू द नेगेटिव थिंकिंग। अब इन लोगों को बायोलॉजिकली देखा जाए, इनको कार्डियक अरेस्ट, अस्थमा, ब्लड प्रेशर की शिकायत काफ़ी होती है। ये व्यक्ति को शोल्डर पेन में शिकायत होती है। अच्छा। और ये व्यक्ति घर में रहता है फिर भी अकेला महसूस करता है। और ये इंसान हमेशा प्यार को ढूंढता है। कई बार प्यार को ढूंढते ढूंढते शरीर में प्यार को ढूंढने लगता है। लोग कहते हैं कि इसके अंदर एक्स्ट्रा मेटल अफेयर आ रहे हैं या इसके अंदर वासना बढ़ रही है। वास्तव में प्यार को ढूंढ रहा है। और प्यार उसे जब मिलता नहीं तो व्यक्ति को बदलते रहता है, पर वास्तव में प्यार को ढूंढ रहा है। और प्यार उसे या तो माता पिता से मिलता है, या तो अध्यात्म में मिलता है ईश्वर से, या तो लोगों की सेवा से मिलता है। और उस चीज़ को समझने में उसका काफ़ी उम्र समय बीत जाता है। जब तक बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों से अटैचमेंट रहता है तो बच्चों के साथ रहता है। पर जैसे वो 50 को गुजर जाता है, बच्चों को विवाह हो गया, बच्चे दूर हो गए, जब वो घर में अकेला होता है और अपेक्षा रहती है बच्चे भी मेरे साथ रहेंगे, या बच्चे मुझे ले जाएंगे, वहाँ पर असंतुलित हो जाता है उसका हार्ट चक्र। क्योंकि शुरुआत से आपने अपेक्षा रखा था उस बच्चों से, क्योंकि कभी आप ये भूल गए थे कि आप वेकेशन पे आए हो। काफ़ी अच्छा है। अब आए थ्रोट चक्र पे। थ्रोट चक्र अगर आपका असंतुलित हो जाता है, यह है स्पेस एलिमेंट। सबसे पहली बात, आप काफ़ी रूडली बात करोगे, आप हमेशा झूठ बोलोगे। नज़र में, आंखों पे देखकर भी आप झूठ बोलना शुरू कर दोगे। ये इंसान डुअल पर्सनालिटी रहता है, सामने कुछ और पीछे कुछ और। ये व्यक्ति इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा पर इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो। मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, वो खुद नहीं करेगा। आप सब लोग 5 बजे उठो, वो खुद 8 बजे सो के उठेगा। जैसे हम लोग पेरेंट्स भी कहते हैं मेरा बच्चा योगा जाना चाहिए, मेरा बच्चा मेडिटेशन करना चाहिए, मेरा बच्चा जिम जाना चाहिए। अरे माता पिता क्यों नहीं करते? वो थ्रोट चक्र अनबैलेंस, असंतुलित। और फिर यहाँ पे आती है बात पेरेंटिंग की। मेरा पेरेंटिंग सक्सेसफुल क्यों नहीं होता है? मेरा बच्चा गलत राह पे क्यों जा रहा है? क्योंकि आप जो बोलते हो थ्रोट चक्र, वो आप करते नहीं हो।
तो थ्रोट चक्र जिसका असंतुलित रहता है वो जो बोलता है और जो इम्प्लीमेंट करता है दोनों में विरोधाभास होता है। विशुद्धि चक्र, थायराइड की समस्या होना, शोल्डर पेन होना, इन्हें रूट कैनल होना, दांतों का दर्द होना, इन्हें काफ़ी स्वाभाविक होता है। और ये व्यक्ति को थायराइड खासकर लेडीज़ में हो जाता है। थायराइड क्योंकि ये अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, दबाती हैं उसे। भावना क्यों दबाती हैं? कहीं आप बुरा ना मान जाओ, कहीं आप मुझे डाइवोर्स न दे दो, कहीं ब्रेकअप न हो जाए, कहीं झगड़ा ना हो जाए। पर उस भावना को दबा के आपको मिला क्या? थायराइड की समस्या। थायराइड मिलने के बाद फिर आप थायराइड की दवा लेते रहिए। दुनिया का कोई डॉक्टर आपको थायराइड, बीपी या अस्थमा इस सबको ठीक नहीं कर सकता, कॉन्स्टिपेशन है सबको, उससे कम कर सकता है, उससे कंट्रोल में ला सकता है, पर ठीक नहीं कर सकता है। किसी चीज़ को मैनेज करना, किसी ठीक को ठीक करने, दोनों चीज़ें अंतर होती है। हीलिंग ठीक करता है, दवा मैनेज करता है। सर दर्द हुआ, सिम्टम इमीडिएटली 10 मिनट के अंदर क्रोसिन या पैरासीटामोल से कम हो जाएगा। बुखार हुआ, डोलो 650 लिया, एकदम मैनेज हो जाएगा। पर क्या बुखार को हमेशा के लिए मिटा सकते हो? यस, पॉसिबल है। पर यह बात कहाँ हमें पता है कि कैसे वो पॉसिबल है? सर्दी क्या हमेशा के लिए जा सकती है? यस, पॉसिबल है। पर हम उतना ही बात करेंगे जितना किताबों में लिखा रहता है मेडिकल के। कभी उस वहाँ पे तो बात कीजिए ना जो किताब के परे है। जब आप किताब के परे बात करते हैं तो समझ लेना कि आप सही में बात कर रहे हैं। तो थ्रोट चक्र वाला व्यक्ति जिसको संतुलित रहता है काफ़ी वो बैलेंस्ड रहता है। वॉट एवर ही सेज ही एक्ट्स, वॉट एवर ही थिंक्स ही सेज एंड ही एक्ट्स। और यही बात उदाहरण के तौर पे महात्मा गांधी जी के बारे में बताना चाहता हूँ। एक बार एक लेडी उनके पास आई अपने बच्चों को लेकर, मेरा बच्चा शक्कर बहुत खाता है और आप इसका छुड़वा दीजिए। बापू ने कहा ठीक है, 7 दिन के बाद आओ, मैं छुड़वा दूंगा इसका शक्कर। आए और उसके बाद फिर वापस लेडी आए तो उन्होंने कहा कि छोड़ दो शक्कर, बहुत हानिकारक होता है, देखो मेरे दांत भी टूट रहे हैं, एक दांत भी उन्होंने दिखाया अंदर के, आप छोड़ दो नहीं तो आपका। बच्चा तुरंत सुन लिया और माँ आश्चर्य की 3 दिन तक बच्चा शक्कर ही हाथ नहीं लगा रहा है, अभी मिठाई नहीं खा रहा है कोई भी चीज़ का। पर बापू आप इतना बताइए कि आप इतने हफ्ते लग गए आपको 7 दिन ये सिर्फ ये बताने के लिए कि मेरे दांत कमज़ोर हो रहे हैं या टूट रहे हैं और शक्कर नहीं खाना चाहिए, देखो मैं खाता था मेरे साथ ऐसा हुआ। बोले जब आप आई थी तब मैं शक्कर खा रहा था, 7 दिन तक मैंने शक्कर छोड़ा, उसके बाद मैंने बताया। तो आपका ऑरा उतना ही प्रभावी रहता है जब आप उस चीज़ को अमल में लाते हैं। ट्रू। अगर मैं योगा, ध्यान, प्राणायाम नहीं कर रहा हूँ, सात्विक आहार नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कितना भी अच्छा पेरेंट्स रहूँ, कितने भी अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के अंदर परिवर्तन नहीं ला सकता हूँ। फिर वो आप जैसे कोच के पास भेजता है और आपके कोच जैसे आप 2 मिनट आप एक सेशन लेते हैं और आपके सेशन से बच्चा प्रभावित होता है, कहते हैं यार किरण सर का कोचिंग सबसे बेस्ट था। पर किरण सर वो इम्प्लीमेंट करते हैं, वो चीज़ को जो बताया उसको इम्प्लीमेंट किया और फिर लोग कहते हैं कि यस द बेस्ट वॉज द कोच। कोच इज़ अ पर्सन हु इज़ अ मिरर इमेज रहता है, अपने जो कहता है वही करता है। अब पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं बिकॉज ऑफ द थ्रोट चक्र अनबैलेंस। तो हियर द पेरेंटिंग कम्युनिकेशन मैटर्स अ लॉट। यहाँ पे इंसान कम्युनिकेट इफेक्टिवली नहीं कर पाता है। एंड दे स्पीक अ लॉट, दे कम्युनिकेट अ लॉट, पर वो चीज़ को, प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाते हैं बिकॉज समवेयर द अदर देयर हार्ट इज़ मिसिंग। एक बार मैं गाड़ी लेने गया था टोयोटा की, मैंने इनोवा कार जब ली थी तो मैंने व्यक्ति से पूछा कि आप जो सेल्स में जो बता रहा था डेमोस्ट्रेशन देकर कि गाड़ी बहुत अच्छी है, ये है वो, मैं कहा कि आपने क्यों नहीं लिया? आपके पास कौन सी गाड़ी है? तो सर मेरे पास वैगनआर है। मैं कहा कि कोई बात नहीं, पर आपने ये गाड़ी क्यों नहीं ली ये तो बताइए। तो कुछ बोल नहीं पाया। मैं कहा कभी आपने ये नहीं सोचा जो चीज़ मैं कन्विंस कर रहा हूँ, अपने क्लाइंट को बता रहा हूँ, वो मैंने खुद को कभी कन्विंस नहीं किया। आप सुजुकी की गाड़ी यूज़ करते हैं, मारुति की गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, टोयोटा के शोरूम में काम कर रहे हैं, कम से कम टोयोटा की कोई छोटी गाड़ी लो, छोटी गाड़ी, पर टोयोटा के साथ आप काम करो, आप ज़्यादा जल्दी आप कन्विंस कर पाओगे सामने वाले। मैं तो खैर मन बना कर आया था, मुझे लेना है इसलिए तो मैं ले लिया, पर आपके मन में विरोधाभास इसलिए आप ये इनोवा नहीं ले पा रहे। इनोवा लेना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने कल्पना की और 1 महीने में गाड़ी मेरे घर के सामने थी। फैंटास्टिक। तो अगर मेरे जैसा व्यक्ति अगर ले सकता है तो आप क्यों नहीं ले सकते हैं? तो आप वॉट एवर यू डू, मेक श्योर दैट आर यू ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग दैट पार्ट, यू विल बी अ वेरी गुड ऑरेटर, यू विल बी वेरी गुड कम्युनिकेटर। थर्ड आई चक्र, ये जो चक्र है दिस इज द बिटवीन द बोथ द आइज, इसे हम लोग आज्ञा चक्र कहते हैं। सर ये चक्र अगर असंतुलित हो जाए, अनबैलेंस हो जाए, व्यक्ति सबसे पहला काम करेगा, आपके जीवन को जो भी उसकी समस्या है वो दूसरे से पूछेगा ओपिनियन। ज्योतिष के पास जाएगा, टैरोट रीडर के पास जाएगा, फिर आकाशिक रीडर करेगा, फिर वो न्यूमरोलॉजी करेगा, हर चीज़ अपने जीवन का समस्या वो दूसरों से पूछता है उसको समाधान। बुद्ध ने कहा आपके सारे जीवन के समस्या का कारण और निवारण आपके अंदर है, आपका गुरु आपके अंदर है। आप बाहर जय गुरुदेव बोलकर फायदा क्या है आपको? और आप
किस व्यक्ति से सलाह ले रहे हो? मान लीजिए कि मुझे एक इच्छा है कि मैं एसएसबी क्वालिफाई करके मैं डिफेंस में जाऊं, और मैं एक ऐसे व्यक्ति से सलाह ले रहा हूं कि सर क्या मुझे डिफेंस में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वो व्यक्ति खुद बीकॉम भी नहीं कर पाया है, वो व्यक्ति मुझे क्या सलाह देगा? दो ही व्यक्ति सलाह दे सकता है, एक या तो जो उसमें पास हुआ हो उस क्षेत्र में, दूसरा जो व्यक्ति उसमें क्षेत्र में फेल हुआ हो। वही दो ही व्यक्ति उसको गाइड कर सकता है। वो फेलियर के कारण बता सकता है, मैं इसकी वजह से एमपीएससी नहीं कर पाया या यूपीएससी नहीं कर पाया, आप ये करो। पर आप गलत व्यक्ति से सलाह मत लो, पहली बात। दूसरी बात, आप जो चीज़ दूसरों से पूछने की कोशिश कर रहे हो, कभी अपने आप से वही चीज़ साइकोलॉजिकली पूछो। थर्ड आई चक्र में हम लोग, अभी आप पूछ रहे थे उसका रेमेडी क्या है, एक रेमेडी हम लोग थर्ड आई चक्र में बताते, वट एवर फील्ड यू वांट टू चूज, जो भी क्षेत्र आप चुनना चाहते हो उसके 10 कारण पहले एक कागज़ पे लिखो, मैं ये क्यों चुनना चाहता हूँ। और किरण सर आपने भी वही चीज़ किया होगा, वाई आई वांट टू बी कोच, आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रह चुके थे, आपके पास सारी चीज़ें थी, आप आईटी कंपनी चलाते हैं, पर एक कोच बनने क्यों किया? यू हैड द 10 रीजंस, मैं कहता हूँ 10, आपके पास 15 या 20 रीज़न होंगे। पर आप किसी से पूछिए आप ऐसे बैंक में काम क्यों करना चाहते हैं, टेल मी द 10 रीजंस। उसके पास नहीं, तभी तो बैंक छोड़कर एचडीएफसी में शिफ्ट हो जाएगा, एचडीएफसी पे कोटेक में चले जाएगा, बिकॉज यू डू नॉट हैव अ वैलिड 10 रीजंस मैं क्यों काम करना चाहता हूँ इसी बैंक में और इसी क्षेत्र में। आईटी में क्यों काम करना चाहता हूँ, 10 रीज़न बताओ। जब लोग आते हैं कि विवाह के लिए कुंडली मुझे मैच करना, मैं सॉरी कुंडली हम लोग मैच नहीं करते हैं, पर आपको मैं बताता हूँ इस लड़की से शादी क्यों करना चाहते हो, 10 रीज़न बताओ। उसके पहले ये बताओ शादी क्यों करना चाहते हो, वो तो 10 रीज़न बताओ। जब आपको यही नहीं पता कि मैं शादी करने के 10 कारण क्या है, इस लड़की से ही क्यों करूँ उसके 10 कारण क्या है, तो आपका डाइवोर्स फिर कभी नहीं होगा। अगर आपको पता चल जाए कि 10 रीजन्स आई हैव, आपका डाइवोर्स कभी भी नहीं होगा। यू शुड हैव, दैट इज नोन एज क्लैरिटी ऑफ द लाइफ। मैं अगर हीलिंग मानना चाहता हूँ, आई शुड हैव 10 रीजन्स हीलिंग मानना चाहता हूँ। और दूसरा और अंतिम सवाल जो हमेशा कहता हूँ लोगों को, थर्ड आई चक्र को से संबंधित है, क्या अगर मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि अगर आपको मैं 10 जन्म मिले तो 10 जन्म में आप क्या फील्ड प्रीफर करेंगे, विच फील्ड यू विल प्रीफर एज अ प्रोफेशन, कौन सा क्षेत्र आप चुनेंगे? जो मुझे अच्छा लगता है, जो अभी का जो कोचिंग आप कोच करते हैं, बिजनेस कोचिंग, राइट, यू आर द राइट पर्सन। आप अपने क्षेत्र में सही और आपको इसमें सफलता निश्चित मिलेगी। अगर मुझे कहा जाए 10 जन्म में, मैं 10 जन्म में हीलिंग ही करूँगा। मैं नहीं कहूँगा मुझे व्यापार करना है या मुझे मुकेश अंबानी बनना है, नहीं, या मुझे कोई इंजीनियरिंग का काम करना है। हालांकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, पर मैं इंजीनियरिंग सेकेंड टाइम नहीं बनना चाहता हूँ। बिल्कुल उसी प्रकार अगर आप ये सोचेगा आप जो प्रोफेशन कर रहे हो, अगर वो 10 जन्म में भी वही करना चाहोगे, आपका पैशन और प्रोफेशन मैच है। जिसका पैशन और प्रोफेशन मैच रहता है वही ये उत्तर देगा। यू आर द राइट मीन्स यू आर द राइट। जब मैं हीलिंग क्षेत्र में, तभी लोगों ने कहा इंजीनियरिंग किया है, एमबीए किया है, पीएचडी किया, और ये क्या कर रहा है, ये तंत्र मंत्र, ये कोई पूजा पाठ, ये प्रीस्ट वाला काम। मैं कहा सॉरी, इन सब की डेफिनेशन आपकी 5 साल में चेंज हो जाएगी। और आज जर्मनी से मेरे पास कस्टमर आते हैं हीलिंग सीखने के लिए, लंदन में आते हैं, मॉरिशस से आते हैं, मेरे पास फॉरेन कस्टमर्स की ज़्यादा है। क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें कहीं साइंस कन्विंस हो चुका है कि दिस इज़ नॉट अ सुपरस्टिशन, दिस इज़ नॉट एनी तंत्र मंत्र, दिस इज़ नॉट एनी रिचुअल, दिस इज़ अ साइंस बियॉन्ड साइंस। 7वां चक्र जो प्रमुख होता है सर के ऊपर, अगर ये चक्र अनबैलेंस हो जाए तो इंसान को अल्जाइमर, डिमेंशिया, याददाश्त की शक्ति चली जाती है। ये इंसान मूड स्विंग होता है, इससे कई बार डुअल पर्सनालिटी, दो तीन चीज़ें दिखना एक साथ शुरू कर देती है। और ये व्यक्ति कभी भी, सबसे खास देखिए, ये व्यक्ति कभी भी ध्यान नहीं करता है। आप इसे ध्यान करने के लिए बैठेंगे भी तो व्यक्ति के मन में हजारों विचार आएंगे। इसका क्राउन चक्र असंतुलित है। ये व्यक्ति को जिम कह दीजिए जिम करेगा, योगा कह दीजिए योगा करेगा, रनिंग कह दीजिए रनिंग करेगा। ये व्यक्ति को कह दीजिए कि आपको वेट लिफ्टिंग करना, वो भी करेगा। स्विमिंग, यस आई कैन डू इट, और परफेक्ट भी हो जाता। पर उसे कहिए बस केवल 10 मिनट तक आंखें बंद करके थॉटलेस आप बैठे रहो, वो भी रोज बैठो, एक दिन नहीं, रोजाना बैठो। मन को कंट्रोल नहीं कर पाता, आपके विचारों को कंट्रोल आप नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपके डेस्टिनी आपके कंट्रोल में नहीं रहती है। और बस यही व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति 90% में आते हैं जिसका क्राउन चक्र संतुलित रहता है, कि ये लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। अगर मेडिटेशन करना शुरू कर दें तो इनकी ऊर्जा, इनकी फ्रीक्वेंसी कुदरत के साथ अपने आप मैच हो जाता है, फ्रीक्वेंसी अलाइन हो जाता है। अभी आपने एक रेडियो रखा 93.5 FM और सामने टावर अगर 93.5 FM का है आसपास रेडिएशन, तो आपका म्यूजिक चलेगा। पर अगर टावर ही नहीं है तो मतलब फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है। मेरा आपका मोबाइल रेंज में, इसलिए हम लोग बात कर पा रहे हैं। मोबाइल में रेंज ना हो तो मेरी शरीर जो परमात्मा ने बनाया, अगर वो कुदरत के रेंज में नहीं है तो मेरी विश पूरी नहीं होती है। तो सेकंड थिंग इज योर विश गेट डिलेड। तो लोग कहते हैं ना कि मैं भी मंदिर में जाता था, ये भी मंदिर में जाता, पर इसने सुसाइड कर लिया, इस इंसान ने सुसाइड नहीं किया, इसकी विश क्यों नहीं पूरी हुई?
आज अगर मंदिर में जाने से या कोई चीज़ पहनने से अगर सारी विश पूरी होना शुरू हो जाती थी तो बात ही अलग कुछ होती थी। तो ऐसा कुछ होता नहीं, आपकी विश इसलिए पूरी आपका आपका क्राउन चक्र बैलेंस नहीं होता है। इसलिए हमारे पूर्वज कहा जाते हैं जब भी आप मंदिर में प्रवेश करें, सबसे पहला चीज़ मौन की शुरुआत करें। आप लाइन में लगे तो सबसे पहले आप मौन में आ जाइए। आपके आसपास कौन है, आपके साथ कौन है, उसका आपका मतलब नहीं, आप और परमात्मा एक। जब आप मंदिर में जाते हो तो एक पिरामिड के आकार के अंदर आप प्रवेश करते हो, जो कि हाईली एनर्जाइज सेंटर रहता है, गर्भगृह। आप वहाँ पे बैठ के 10 मिनट ध्यान करो, इसलिए ध्यान केंद्र बनाए गए थे। क्योंकि या तो उसके आसपास जब आप फेरा लेते हैं भगवान की मूर्ति का, तो आप उनके ऑरा में रहते हैं। जब आप आंखें बंद करके ध्यान करते हैं या उस देव का जाप भी करते हैं, आपकी एनर्जी सेटल होना शुरू, आपके चक्रस बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। पर हम लोग ध्यान नहीं करते हैं। हम 3 घंटा लाइन में प्रीफर करेंगे खड़ा होना, 3 घंटे तक हम लोग बात करते रहते उस लाइन में। और कहते भी बड़े गर्व से, तिरुपति बालाजी गया था, 18 घंटे लाइन में था, अरे बहुत गर्दी थी। दर्शन कितना हुआ? मुश्किल से 30 सेकंड में नहीं हुआ था आपका दर्शन। आपको संतुष्टि कहाँ से मिली? वही आप वीआईपी पास ले लीजिए या स्पेशल पास ले लीजिए, 300 रुपये का, आप जाइए 3 घंटे में दर्शन कर लीजिए। पर जो आपके जो 15 घंटे बचे, 15 घंटे ध्यान करके तो देखिए, साक्षात तिरुपति की एनर्जी आपको महसूस होगी आपके अंदर। करेक्ट। इसीलिए शिरडी साईं बाबा मंदिर में भी अगर आप बाहर निकलेंगे, बाहर 1.5 लाख की लोगों की गर्दी रहती है। जब आप बाहर निकले तो गुरुस्थान है, गुरुस्थान के सामने ध्यान केंद्र है। आप कभी शिरडी में जाए तो चीज़ ध्यान से देखना। क्योंकि जब मैं एनर्जी के ऊपर स्टडी किया तो सारे टेम्पल्स पे स्टडी किया था मैंने। जहाँ जाके टेम्पल्स हैं वहाँ पे गर्दी इतनी क्यों होती है, लोगों की विश कैसे पूरी हो जाती है, वहाँ पे क्या खास है। तो जब शिरडी में भी गया तो आप देखिए सामने जो गुरु स्थान बना है, गुरु स्थान के सामने ध्यान केंद्र है। ध्यान केंद्र में भी साईं बाबा की मूर्ति रखी गई है। बाहर 1.5 लाख लोग दर्शन करते हैं हर दिन, कम से कम मंडे टू सैटरडे की बात कर रहा हूँ, संडे दिन ज़्यादा रहते हैं। पर उस ध्यान केंद्र में आपको सिर्फ 3 या 4 लोग मिलेंगे, बस 3 या 4 लोग बस, बाकी और साईं बाबा की मूर्ति। लोग ध्यान करना ही नहीं चाहते, लोग परमात्मा से प्रेम करना ही नहीं चाहते, लोग परमात्मा से कुछ मांगने के लिए जाते हैं। क्राउन चक्र गेट्स बैलेंस्ड ओनली व्हेन यू गेट लव विद द यूनिवर्स। आप उसे गॉड कहिए, उसे राम कहिए, उसे रहीम कहिए, उसे जीसस कहिए। मैं इसे कुदरत कहता हूँ, मैं इसे ऊर्जा कहता हूँ, मैं इसे यूनिवर्स कहता हूँ, मैं इसे कोई नाम दिया ही नहीं। तो आप उसके साथ तभी जुड़ सकते हैं जब आपके विचार और उसके विचार सेम हो, जब उसकी आदतें और आपकी आदतें सेम हो, तब आपके विश बिफोर टाइम मैनिफेस्ट होता है। तभी मॉनेस्ट्री बन पाया, क्योंकि मैंने पूरा क्राउन चक्र पे काम किया। समय कम है, फ्लोर बन चुके हैं 2, पैसे कम पड़ रहा है, तो करूँ तो क्या करूँ? ध्यान में ईश्वर को, परमात्मा को जागृत करना ही पड़ता है। और उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं कहते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अधूरा है। आप अफर्मेशन दीजिए, आई हैव बिकम रिच, यू विल नेवर बिकम रिच बाय सेइंग आई विल बिकम अ रिच। यू स्टार्ट बिहेविंग, थिंकिंग एंड एक्टिंग लाइक अ गॉड एंड विल बिकम अ रिच। मुझसे कोई व्यक्ति पूछता है कि सर मैं लखपति कैसे बनूं या मैं लोन से बाहर कैसे निकलूं। मैं कहा किस भगवान को आप मानते? चलो एक भगवान का नाम बता दो। बोले साईं बाबा को मानते हैं। साईं बाबा के काकड़ आरती कितने बजे होती है? ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 के आसपास होती है। तो 4:30 बजे आपके गुरु उठ जाते हैं, आरती शुरू हो जाती है। और आप कितने बजे उठते हो? आप 8-9 बजे। आप साईं बाबा से प्रेम करते हो? नहीं करते हो। साईं बाबा का दूसरा गुण क्या था कि साईं बाबा जो भी भिक्षा लेकर आते थे, उनके साईं चरित्र में लिखा है, तो उस द्वारका माई में बनाते थे और सबको बांटते थे। आप कितने लोगों को आप डोनेशन करते हो? आप कितने लोगों को आप चैरिटी करते हो? आप कुछ नहीं करते हो। तो आपके अंदर साईं का गुण तो आया ही नहीं, साईं चरित्र का गुण तो आया नहीं, तो कैसे वो बैलेंस होगा? चक्रा बैलेंस कैसे होंगे आपके? दैट इज़ द केस। तो इस प्रकार से चक्रा की कारण है और इसका सॉल्यूशन फिर हीलिंग में आ जाता है। हीलिंग में आ जाता है। इसका हीलिंग में जैसे आप हम लोग हीलिंग करना शुरू करते हैं, ये चक्र से अपने आप संतुलित होते हैं। उसके बाद फिर नियम बताए जाते हैं। हीलिंग इज नॉट जस्ट ड्राइंग अ सिंबल ऑन द चक्रास। हीलिंग हैज़ कंपोनेंट ऑफ योगा, हीलिंग हैज़ कंपोनेंट ऑफ डाइट, हीलिंग हैज़ कंपोनेंट ऑफ मेडिटेशन, हीलिंग हैज़ कंपोनेंट ऑफ द डोनेशन, चैरिटी। मंदिर में जो चीज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज डोनेशन। उससे आप आभार प्रकट किया ईश्वर को, उसने मुझे दिया, मैंने भी डाला। पर जो आप समाज के लिए करते हो, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, गौशाला, एनवायरनमेंट के लिए, स्ट्रीट एनिमल के लिए, दैट इज़ ए चैरिटी। चैरिटी से ब्लेसिंग आती है, ब्लेसिंग से आपका क्राउन चक्र आपका संतुलित हो जाता है। वेरी नाइस। बहुत अच्छा, आपने बहुत सब चक्र बता दिए। आत्महत्या की सोच को कैसे रोका जा सकता है जब कोई इंसान बहुत टूट चुका होता है? इमोशनल स्टेबिलिटी, उससे भावनात्मक जैसे स्थिरता आ जाए, आप पूरी तरह से आत्महत्या को आप रोक सकते हैं। 100% आप रोक सकते हैं। अच्छा, क्या हीलिंग व्यक्ति की सोच और आत्मबल को
भी प्रभावित करती है। निश्चित रूप से, क्योंकि आप मनोमयी कोशा और प्राणमयी कोशा पे काम करते हैं जब हीलिंग किया जाता है। प्राणमयी कोशा चक्रस होते हैं, मनोमयी कोशा आपकी विचारधारा होती है। तो इन दोनों चीज़ों पर जब काम किया जाता है तो 100% इंसान अपने चीज़ों को संतुलित कर सकता है, अपने विचारों को, अपने जीवन को भी। ओके, आपने अब तक कितने लोगों को आत्महत्या के विचार से बाहर निकाला है? 2000 से ज़्यादा। क्या बात है, बहुत पिछले 2016 से हमने शुरू किया है, 2025 से 2000 लोगों से ज़्यादा लोग इससे बाहर निकल चुके हैं, नकारात्मक विचारों से, आत्महत्या के विचारों से, और अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं। सभी का टेस्टिमोनियल और फीडबैक हमारे वेबसाइट पर भी है, रिव्यू पर क्या भी। वेबसाइट है आपका? lamafera.com। लामाफेरा.com। हाँ। वेरी नाइस। लामाफेरा के जरिए रिलेशनशिप इश्यूज भी हील हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी चक्रस के बारे में बताया कि आपके अनाहत चक्र ही रिलेशनशिप इशू है। अगर मैं इसको हील कर सकता हूँ तो ठीक हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे इस पे योगा भी सिखाया जाता है, चक्रा योगा उसे कहते हैं, वो हम लोग सिखाते हैं। उसके बाद चक्रा के प्राणायामा हैं और चक्रा के मंत्र हैं। जब आप ये करते हैं तो आपके सारे चक्र बैलेंस होते हैं, जिसमें हार्ट चक्र भी बैलेंस हो जाता है। और अपने आप ये फिर आपके लाइफ में रिलेशनशिप को सबसे पहले ठीक करेगा। शुरुआती आपके हार्ट चक्र से होती है। अच्छा, क्या इस तकनीक को सीखना आम इंसान के लिए भी संभव है? सबसे सरल बनाया है इसे हमने। पिछले 10 साल के मेरे रिसर्च में मैंने इसको इतना सरल बनाया कि कोई भी व्यक्ति अगर हीलिंग लेना है तो 3 घंटे के अंदर हीलिंग ले सकता है। उससे हम लोग चक्रा की योगा, चक्रा मेडिटेशन, चक्रा प्राणायाम बता देंगे और उसके बाद उसे चक्रा का ध्यान सिखा देते हैं हीलिंग करने के बाद। तो व्यक्ति अपने आप संतुलित होगा। कोई व्यक्ति सीखना चाहता है तो 1 दिन में ही सीख सकता है, उसे 2 दिन भी रुकने की जरूरत नहीं है। सुबह 9 बजे आएगा, शाम के 5 बजे तक वो लामाफेरा हीलिंग सीख सकता है। सीखने के बाद वो अपने ऊपर, अपने परिवार पर या अपने कस्टमर पर वो हीलिंग दे सकता है। इसमें बस 5 नियमों का पालन करना पड़ता है। स्नान, ध्यान, दान, ज्ञान और अन्न। स्नान मतलब सुबह 6 के पहले की स्नान की आदत डालनी चाहिए चक्र को बैलेंस करने के लिए। अभी आपके उत्तर मैं बता चक्र को कैसे बैलेंस किया जाता है। स्नान अगर सुबह 6 बजे से पहले करें पूरे 365 दिन, मंडे टू फ्राइडे नहीं। ध्यान हर दिन 20 मिनट का ध्यान सुबह और शाम में। ध्यान कैसे करना चाहिए वो हम लोग लमक्रिया ध्यान के द्वारा सिखाते हैं कि अगर वो लमक्रिया ध्यान किया जाए तो चक्रास आराम से बैलेंस हो जाते हैं। वो 20 मिनट किया जाता है सुबह शाम में। तीसरा होता है ज्ञान। ज्ञान मतलब होता है कि बुक्स को रीडिंग करना। अभी हम लोग मोबाइल पे जो रीडिंग करते हैं या फेसबुक पे जितना हमारा टाइम जाता है स्क्रीन टाइम, अगर हम किताब पढ़ना शुरू करें, जो आप अच्छी तरह जानते हैं किताब से बढ़कर कोई नहीं है, तो किताब में आदत डाल के कम से कम मुझे 50 पन्ने तो रोज़ पढ़ने ही हैं। उसके बाद होता है दान। दान मतलब कि आप समाज के लिए कितना कर रहे हो। आपके इनकम का 10% हिस्सा अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, गौशाला में निश्चित रूप से हर 1 तारीख को जाना चाहिए, कभी का बात नहीं। एक बार मंदिर में दे या न दें वो आपकी इच्छा है, आपका आभार प्रकट कर रहे हैं। मैं भी मंदिरों में देता हूँ, पर जब तक आप सोशल चैरिटी में देते हो तब तक आपको आशीर्वाद नहीं मिलता है। यहाँ से आपको आशीर्वाद मिलना शुरू होता है। और अन्न का मतलब होता है नेचुरोपैथी डाइट, सात्विक आहार। यानी कभी भी आप भोजन करें तो 8 बजे ब्रेकफास्ट में केवल फल लीजिए, 11 बजे का आपका लंच होगा, नॉर्मल लंच होगा जिसमें स्पाइसी चीज़ें नहीं होगी, नॉनवेज नहीं होगा। 7 बजे के आसपास आप डिनर लीजिए। जब आप 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं, शाम में 7 से लेकर सुबह 11 तक, और आप बीच में फल ले सकते हैं सुबह उठने के बाद, तो आपके सारे इश्यूज, बॉडी के टॉक्सिन्स अपने आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ये 5 नियम होते हैं हीलिंग में जो लोगों को बताया जाता है, जो लोग फॉलो करते हैं। अच्छा, आप अपने ISO सर्टिफाइड हीलिंग सेंटर में किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं? इस प्रकार की उसमें हम लोग योगा की ट्रेनिंग दिया जाता है, मेडिटेशन ट्रेनिंग दिया जाता है, लामाफेरा हीलिंग कैसे सिखाया जाता है, लामाफेरा के अलावा रेकी सिखाया जाता है, और अभी नया जो शुरू हुआ किया गर्भ संस्कार वो भी हम लोग सिखाते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए 9 मंथ तक के लिए गर्भ संस्कार भी सिखाया जाता है, जो कि ऑनलाइन होता है। तो कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन गर्भ संस्कार ले सकता है, ऑनलाइन योगा सीख सकता है, ऑनलाइन मेडिटेशन सीख सकता है। पर जब उसे सीखना होता है लामाफेरा, सिर्फ लामाफेरा और रेकी, तो उसे मोनेस्ट्री में आना कंपलसरी है। लामाफेरा मोनेस्ट्री वो ऑनलाइन नहीं सिखाते हैं। अच्छा, क्या आपके अनुभव में हीलिंग हमेशा इमीडिएट रिजल्ट देती है? हीलिंग इमीडिएट कैसा होता है कि आप सब उसमें 2 चीज़ होता है, इंटेंशन ऑफ द गिवर एंड द फेथ ऑफ द रिसीवर। पहला चीज़ ये नियम होता है। अगर आपके अंदर फेथ है ही नहीं और आप मुझे पूछो डेमो दिखाइए हीलिंग का, तो मैं डेमो नहीं दिखा सकता, आपके अंदर फेथ नहीं है, आप ट्रायल ले रहे हो। दूसरा है कि जो मैंने आपको 5 नियम बताया, स्नान, ध्यान, दान, ज्ञान, अन्न, अगर आप इस नियम का पालन नहीं करते हो तो ये हीलिंग आपको डिले होता है या तो नहीं भी काम करता है। और जो व्यक्ति इस 5 नियमों का पालन करता है उसे रिजल्ट 21 डेज के अंदर ही महसूस हो जाता है। मैं तो कहता हूँ 7 दिन आप करके देखिए, 7 दिन में आपको फ़र्क पड़ जाता है। फैंटास्टिक। अपने लामाफेरा फाउंडेशन के जरिए 2 दशकों से 100 अनाथ बच्चों और 2 वृद्धाश्रमों की सहायता की है। इसकी प्रेरणा क्या थी? मेरी मेंटर थी पद्मश्री सिंधुताई सपकाड़। हाँ। तो मैं इनसे 2020 में के आसपास में मिला था और उसके बाद मेरा जीवन बदल गया। तब तक मैं केवल योगा, ध्यान, हीलिंग सब सिखाता था,
पर वो जो करता था वो मैं सिर्फ समाज के लिए सोचता था, पर वहाँ पे मैं जिम्मेदारी चीज़ के नहीं उठा रहा था उन अनाथ बच्चों की। तो वहाँ से मैंने शुरुआत किया कि मुझे बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, और आज हमारा सेंटर करीब 100 बच्चों को, अनाथ बच्चों को फ़ंड करता है, 2 वृद्धाश्रम को फ़ंड करता है, Fantastic. और उन्हें ऐसी चीज़ें देता है कि जो व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता है। जैसे बच्चों को, हम लोग अपने बच्चों को बर्थडे मनाने के लिए, आप भी जाते होंगे वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, पर कभी हमने सोचा कि हमें उनका भी बर्थडे मनाना चाहिए, उन बच्चों के बर्थडे में आपको शामिल होना चाहिए। जिस दिन आप सोचेंगे आपके बच्चे की उम्र अपने आप बढ़ जाती है। आप अपने बच्चे का बर्थडे, अपने परिवार का बर्थडे, शादी की सालगिरह आप वहाँ भी मनाते हो, कभी उनका भी मना कर देखिए। बच्चों को भी हमने रामोजी फिल्म सिटी भेजा, तो बच्चों को जो खुशी हुई, पहली बार एसी ट्रेन में बैठना, पहली बार रामोजी देखना, पहली बार 2 दिन हैदराबाद रहना। अभी कल ही वो लोग शिरडी गए थे, 2 दिन शिरडी में थे, वहाँ पे वाटर पार्क में जाना, साईं तीर्थ पार्क देखना। वो जो खुशियाँ मिलती है, वो खुशियाँ आपको अपने घर में आप पैसा खर्च करो तो भी नहीं मिल पाएगी। तो वो मेरा न केवल सामाजिक जिम्मेदारी है, बल्कि वो मेरे अंदर से ममता है, और मेरा आभार है पद्मश्री सिंधुताई सपकाट के लिए कि वो मेरी मेंटर बन सके और मेरा जीवन उन्होंने बदला। वाह, आपने सिर्फ 11 महीनों में 1 करोड़ का कर्ज चुकाया और देश का सबसे बड़ा ISO सर्टिफाइड लामा फेरा हीलिंग सेंटर भी बनाया, ये कैसे संभव हुआ? वही मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि जब कोविड के समय पे धन की कमी पड़ी थी, मोनेस्ट्री काफ़ी बड़ी है, ये करीब 15,000 स्क्वायर फीट के आसपास की मोनेस्ट्री है, तो इसका धन की व्यवस्था कैसे किया जाए, तो कुछ लोन भी लिए गए थे, तो इसको कैसे भरा जाए। तो ये सब चीज़ें कब होती है, जब आप स्वयं पे लामा फेरा हीलिंग किया, ध्यान किया, तो इससे जिस प्रकार की ऊर्जा जो निर्माण होती है, तो लोगों को इसमें सहायता मिलना शुरू हुई, और लोगों के सहयोग से ये लोन अपने आप 11 महीने में फ्री हुआ। वाह, दैट मीन्स अगर आप सकारात्मक हो, आपका इंटेंशन बहुत पॉजिटिव है, अब भले आपके सपने हो और आपके जेब में कुछ भी नहीं हो, तो भी आप ब्रह्मांड और विश्व को खड़ा कर सकते हो। सही। आपकी बेटी विश्व की सबसे युवा लामा फेरा हीलर बनी और ICSC स्कूल टॉपर भी। इसके पीछे की प्रेरणा और यात्रा कैसी रही? बचपन से मुझे देखते हैं, हमारी जो मेरे 2 बेटियां हैं, दोनों ने मुझे देखा है कि योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन से क्या फ़र्क मुझे पड़ा। कहते हैं कि चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू स्पीक, चिल्ड्रन अंडरस्टैंड हाउ यू एक्ट एंड हाउ यू बिहेव विद देमसेल्फ एंड विद अदर पीपल। 2 चीज़ बच्चे देखते हैं। तो बचपन से उन्होंने देखा है कि योगासन, प्राणायाम, ध्यान में मैं, मेरी पत्नी कैसे इसमें 100% इन्वॉल्व हैं पहले से ही। अच्छा। तो ये देखते हुए मेरी बड़ी बेटी 13 साल की उम्र में उसने लामा फेरा हीलिंग सीखा, वो हीलर बनी, फिर उसका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में गया। तो मैंने उसे प्रश्न किया था कि हीलर आप बन गई है, तो हीलर बन करके आप फुल टाइम हीलिंग में आना चाहती हो? तो उसने कहा नहीं पापा, मुझे हीलिंग के साथ साथ मेडिकल को भी जोड़ना है, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि हीलिंग एक सप्लीमेंट है, हीलिंग कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपको सरदर्द, आपको कोई चोट लगी है तो सर्जरी ज़रूरत है, तो वहाँ पे हीलिंग से ठीक नहीं होगा, वो वहाँ पे आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, स्टिचेस लेने पड़ेंगे। पर जो दर्द को सहने की जो शक्ति चाहिए और वापस से दर्द दुर्घटना ना हो, तो वहाँ पे हीलिंग का सपोर्ट चाहिए। जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तब चमत्कार होता है। तो अभी ICSC में बाद में अपने स्कूल के वन ऑफ द रैंकर थी, वो टॉपर थी, और अभी वो नीट की तैयारी कर रही है फॉर MBBS। फैंटास्टिक। क्या कभी ऐसा आया जहां लामा फेरा हीलिंग उतनी असरदार नहीं रही? आपका अनुभव और परसेंटेज क्या कहता है? लामा फेरा हीलिंग, जिन्होंने भी हीलिंग के 5 नियमों को पालन किया, वहाँ पे रिजल्ट 100% है, 99 भी नहीं, 100%। पर जिन लोगों ने 5 नियमों को पालन नहीं किया, ध्यान, स्नान, ध्यान, दान, ज्ञान और अन्न का, तो वहाँ पे परिणाम लेस देन 50% था। तो हम लोग कहते हैं हीलिंग 50% काम करेगा और 50% हीलिंग के 5 नियम काम करेंगे। यदि ये दोनों चीज़ें मिल जाती तो रिजल्ट 100% एश्योर्ड है, गारंटेड है। पर अगर ये 5 नियम नहीं पालन कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकते। आपने 108 ध्यान विधियां खोजी, लम क्रिया ध्यान जैसी ट्रेडमार्क टेक्निक के बारे में बताइए, जो आपने ही डिजाइन और ट्रेन की है। देखिए, इतने सारे मेडिटेशन जब मैं पिछले 10 साल से करता हूँ, तो ऐसे ऐसे मेडिटेशन बनाए जो 2 मिनट का मेडिटेशन हो, 5 मिनट्स का, 10 मिनट का, किसी कॉर्पोरेट्स के लिए, कभी छोटे बच्चों के लिए, कभी स्कूल के लिए, सबके लिए मैंने ध्यान बनाया। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, औरतों के लिए, आप रेलवे स्टेशन पे भी बैठ के ध्यान कैसे करना है, एयरपोर्ट पे ध्यान कैसे कर सकते हैं, इस प्रकार के टोटल 108 ध्यान विधियाँ हमने बनाई है। इसमें जो सबसे प्रमुख ध्यान विधि है जो हम लोग हीलर्स को सिखाते हैं, वो है लम क्रिया ध्यान। ये कॉपीराइटेड है और ट्रेडमार्क है। अच्छा। तो इस चीज़ की खासियत ये है कि आप इसको इससे करते ही आपके सारे चक्रस बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं इंस्टेंटली। आप 90 डेज़ के अंदर आपके पूरे चक्रस 100% बैलेंस्ड हैं। ये करने के बाद आपके लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ, रिलेशनशिप, हेल्थ तो होता ही है, स्पिरिचुअलिटी काफ़ी हो जाती है। और न केवल फिर आपके पास जीने का एक गोल रहता है, आपके पास जीवन का पर्पस रहता है। पर्पस रहता है। मकान लेना गोल हुआ, कार लेना गोल हुआ, शादी करना गोल हुआ,
पर आत्महत्या मुक्त भारत करना पर्पस हुआ, स्ट्रेस फ्री भारत बनाना पर्पस हुआ, वायलेंस फ्री भारत बनाना पर्पस हुआ। आपके पास एक पर्पस मिल जाता है लाइफ का, और वो पर्पस मिलता है लम्ब क्रिया ध्यान जब आप करते हैं तो। आपके सेंटर को अनुशासन के लिए जाना जाता है। पिछले 9 वर्षों में आपने केवल एक ही लामाफेरा टीचर बनाया, ऐसा क्यों, जब दूसरे सेंटर में 24 घंटे में कोर्स पैकेज बेचते हैं? मैंने पहले कहा कि ये मेरा पैशन है, कोई मैंने इसे कभी व्यापार बनाया नहीं। जिस दिन ये हीलिंग मेरे लिए व्यापार बन जाएगा, उस दिन ये मेरी हीलिंग की पावर भी समाप्त हो जाएगी। तो इसका जो भी मानधन मिलता है, मैं चाहे हीलिंग से चाहे योगा से, ये पूरी तरह से जाता है अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम के बच्चों के लिए। तो इसमें हम उसी को चुनते हैं जिसने साधना बराबर की है, जिसके अंदर जो 5 नियमों का पालन करता है, जो पूरी तरह से समाज के लिए समर्पित है, उसी को हम ग्रैंड मास्टर बनाते हैं। इसलिए पूरे 8 साल में सिर्फ एक ही हमने ग्रैंड मास्टर बनाया है। इसके नियम, इसके जो इंटरव्यू होता है काफ़ी टफ लेवल पे होता है। जैसे हर कोई व्यक्ति यूपीएससी, एमपीएससी या जेडब्ल्यू क्वालिफाई नहीं कर पाता। अगर हर कोई व्यक्ति कर पाता तो आज इसका वैल्यूएशन खत्म हो जाता था और किसी प्रकार के लोग आ जाते थे। मैं हीलिंग का वैल्यूएशन खत्म नहीं होने दूंगा। हीलिंग को मुझे इसे कोई तंत्र मंत्र में लाना नहीं चाहता, इसे मैं किसी पूजा पाठ में लाना नहीं चाहता। इट इज़ अ साइंस बियॉन्ड द साइंस, लेट इट बी एज प्योर एज पॉसिबल। इसलिए हमने केवल एक ही व्यक्ति को ग्रैंड मास्टर बनाया, वो लेडी 65 ईयर्स की और मॉरिशस की है। हमने उससे चुना और उससे ही हमने ग्रैंड मास्टर बनाया। आलोचक आपको भारत के सबसे समृद्ध हीलर्स में गिनते हैं। आपकी इनोवा, एसयूवी, बुलेट, पैशन, फोटोग्राफी, ट्रैवल, आपके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहता है ये सब? देखिए, आलोचक क्या कहते हैं, दैट इज ए क्रिटिक्स। क्रिटिक्स मुझे बाहर से देखते हैं कि ये व्यक्ति इनोवा कार से चलता है, व्यक्ति बुलेट से राइड करता है। आप जो देख रहे हो वो एक अर्ध सत्य है, पर दूसरा सत्य आप क्यों नहीं देखते हैं कि ये व्यक्ति अगर इनोवा कार से चलता है या हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन करता है तो उसके पीछे भी क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले मैं प्रेरणा बनना चाहता हूँ उन सब लोगों के लिए जो व्यक्ति हमारे पास हीलिंग के लिए आते हैं। वो सब पैसे के लिए संघर्ष करते हैं, वो लोग भी किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। क्या उन्हें आप सपना नहीं दिखा सकते जब आपके पास खुद नहीं है? तो नंबर दूसरी बात की, जब एसयूवी लिया है, इनोवा लिया है, तो उसके पीछे भी कि जब मैं किसी तीर्थ यात्रा में जाता हूँ तो वृद्ध को लोगों को लेके जाकर, जिनके आज बच्चे साथ में नहीं है, तो उन्हें तीर्थ यात्रा कौन कराएगा? अगर आज उनके बेटे होते थे तो क्या उन्हें दर्शन नहीं कराते थे? क्या उनकी इच्छा नहीं होती कि हम लोग सिटी बस से या किसी नॉर्मल बस से न जाते किसी लग्जरी गाड़ी में जाएं? उस उद्देश्य के लिए मैंने इनोवा कार लिया। यह है दूसरा पहलू जो व्यक्ति नहीं जानता है और जो मुझे बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। बुलेट मेरा चलाना शौक है क्योंकि मेरा राइडिंग पैशन है। जब तक मैं 10 जगह पे जाऊंगा नहीं, दुनिया देखूंगा नहीं, तो कैसे मैं आगे बढ़ूंगा? मैं स्क्रीन टाइम मेरा न के बराबर रहता है, मोबाइल के ऊपर मेरा कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है, तो फिर मैं देखूं क्या? तो दुनिया देखने की मेरी इच्छा है, इसलिए मैं बुलेट राइडिंग करता हूँ। आपको भारत का भविष्य कैसे दिखता है अगले 20 वर्षों में, और आप उसमें आपकी क्या भूमिका मानते हैं? 20 वर्ष के बाद भारत में एक सचमुच एक सबसे बड़ी क्रांति आएगी। जैसे लोग मोबाइल के बारे में विश्वास नहीं करते 40 साल पहले कि मोबाइल आ सकता है, पर आया किसी व्यक्ति के विचार से। तो जो आज मैं देख पा रहा हूँ शायद कोई और नहीं देख पा रहा होगा। 20 साल के बाद इस बात को नोट किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए, लिखा भी जाए। हर हॉस्पिटल में हीलिंग सेंटर होगा। भारत के हर हॉस्पिटल, जैसे अभी यूएस में भी ऑपरेशन से पहले भी लोग रेकी हीलिंग दिया जाता है, हर हॉस्पिटल में हीलिंग सेंटर होगा। नंबर दूसरा, हर स्कूल में ध्यान कंपलसरी रहेगा। जैसे पीटी पीरियड रहता है, जैसे कोई दूसरे सब्जेक्ट के विषय रहते हैं। हर कॉर्पोरेट ऑफिस में पहले मेडिटेशन लिया जाएगा। तो इसी प्रकार जैसे हॉस्पिटल में हीलिंग केंद्र अगर खुलना शुरू हो गया तो डॉक्टर पेशेंट को ट्रीटमेंट से पहले भी हीलिंग दे सकते हैं और बाद में भी हीलिंग ले सकते हैं। पेशेंट पर रिजल्ट बेहतर आएंगे। जैसे आयुर्वेदा, यूनानी या होम्योपैथी होता है सप्लीमेंट के रूप में, नॉट एज अ सब्स्टिट्यूट। नंबर दूसरा, जब स्कूल में ध्यान लेना शुरू करेंगे, हर एक लेक्चर की तरह, पीरियड की तरह, केवल 10 मिनट तक बच्चे आत्महत्या करने से बंद हो जाएंगे, जो हर 50 मिनट में एक विद्यार्थी आत्महत्या कर रहा है। तीसरा, जब कॉर्पोरेट्स में मेडिटेशन आ जाएगा तो ये सुसाइडल थॉट्स कम्प्लीटली बंद हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा और एडिक्शंस कम हो जाएंगे। ये 3 चीज़ तो निश्चित रूप से परिवर्तन भारत में आना ही अगले 20 सालों में। दोस्तों, डॉक्टर शुक्ला जी की कहानी हमें सिखाती है कि हीलिंग सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू को फिर से जीने की एक कला है। लामाफेरा केवल ऊर्जा का प्रवाह नहीं बल्कि आत्मा का स्पंदन है जो हर जख्म को छू सकता है। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए। अगर आप या आपका कोई अपना किसी मानसिक संकट से जूझ रहा है, याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। हीलिंग एक रास्ता है जो आपके सपने पूरे कर सकता है,
आपको समृद्धि दे सकता है, आपको सक्सेस कर सकता है। और अगर आपको हीलिंग सीखना है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे अलाइन, ओनली ऑन कोच किरण पाटिल पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच शुक्ला जी। Thank you वापस so आपका much, sir. बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे कोच किरण पाटिल पॉडकास्ट में आए और काफ़ी सारे चक्र जो है अपने उनके फायदे बताए, कैसे वो एक्टिव रखने के, वो भी आपने काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन किया है। और मैं चाहता हूँ आप वापस हमारे स्टूडियो में आए और हमारे पूरे दर्शकों को गाइडेंस कीजिए। Thank you so much, Kiran Thank sir. you. Thank you so much. God bless you in abundance.